अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर, क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम। अच्छा, जो खबर सुबह से डिस्टर्ब जो खबर जो बड़ी खबर बनी हुई है, डिस्टर्ब भी कर रही है सॉर्ट ऑफ, डिस्टर्बिंग ही है एक्चुअली। हुआ ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी का ऐलान किया है। अब पता नहीं ये बदलती हुई हवाओं का रुख मुतय्यन किया जा सकता है इस फैसले से या नहीं। बदलती हुई हवा इन अ सेंस कि अमेरिका में एक पूरा निज़ाम तब्दील हो रहा है। सदर ट्रंप जो हैं वो 20 को अपने ओहदे की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे और उनका झुकाव और उनके ज़माने में अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का झुकाव और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव भी बहुत ज़्यादा भारत की तरफ एविडेंट था और है उनका। अच्छा, अब आपको इसकी डिटेल में ये बताएं कि तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी और पाबंदियों से मुतासिर इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, कराची में कायम अख्तर एंड सन्स एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइजेस शामिल हैं। सो ये हैं वो इदारे। अब हमारे दफ्तर खारजा का रद्द अमल भी आया है। दफ्तर खारजा ने अपने रद्द अमल में कहा है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है इसमें मदद देने के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी अमेरिका ने जो लगाई है ये इंतहाई मुतासिबाना है, ये बायस्ड फैसला है। और दफ्तर खारजा ने यह भी कहा है कि ये दोहरा मयार है, मतलब भारत को खुली छूट है और पाकिस्तान अपने स्ट्रेटिजिक मामलात इसलिए इस तरह से देख रहा है या इस तरह तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करता है इन मामलात के ज़रिए। बिकॉज साउथ एशिया में एक बैलेंस इसीलिए है क्योंकि हम तो बहुत छोटा मुल्क हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ज़ाहिर है हमारी आबादी भी छोटी है, हमारा रकबा भी छोटा है। ये बैलेंस ऑफ पावर जनूबी एशिया में इसीलिए है क्योंकि हम एक जोहरी मुल्क हैं। और इसमें आप इसको डिटरेंस भी कहते हैं, सारों का एक ही लेवल है और इसीलिए आपको थोड़ी सी एक वो पीस जो है वो नज़र आता है और उसको डिस्टेबलाइज करने वाली ही बात ये लगती है और यही तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी ये कहना था। इस पे आगे जाके ज़रा तफसील में बात करेंगे। ये अभी बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर थी एंड वी वांटेड टू ब्रिंग इट टू यू। अदरवाइज इस पे हमारे मुख्ततर हल्के, हमारी पाक अफवाज, हमारी हुकूमत जो भी सर जोड़ कर बैठेंगे, जो भी अब स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, लाहे अमल तय होगा, वो बड़ा केयरफुली देखना भी पड़ेगा और पूरी दुनिया भी उसे ऑब्जर्व करेगी, देखेगी। Let's see क्या होता है। So we will talk about this later in the show। लेकिन क्रिकेट जी, आज क्रिकेट डे है और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का जीत से आगाज़ करने वाली पाकिस्तान टीम आज अपना दूसरा वनडे खेलेगी और इंशाल्लाह आई थिंक आई एम वेरी होपफुल अबाउट दिस एज वेल बाय द वे। और पहले मैच में उम्मीद पैदा हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया से शुरू होने वाला वनडे सीरीज जीतने का ये जो सिलसिला है जिसको हम बार बार दोहरा रहे हैं बिकॉज वी सीम टू हैव एन एज। और कल हम ये बात भी कर रहे थे सिकंदर बख्त वगैरह जो हमारे साथ थे और हम कह रहे थे मे बी दिस होल फॉर्मेट बिकॉज हम ज़रा ईजन होते हैं, वी नीड आवर टाइम टू बिल्ड आवर रन्स एंड एवरीथिंग, शायद हमें ये वाला सिलसिला जो है ये ODI वाला 50 ओवर्स वाली गेम जो है हमें ज़्यादा सूट कर रही है। क्या ख्याल है? होपफुली। और अब बात चैंपियंस ट्रॉफी की भी करेंगे, उसके स्केड्यूल की देखा जाए तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक बज़ाहिर तमाम मामला तय हो चुके हैं। ये तो हम बड़े दिन से सुन रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड को एतमाद है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ही में होगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्केड्यूल का ऐलान अब तक नहीं हो सका है। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक स्केड्यूल्ड है, जिसका ऐलान कानूनी तौर पर तो 21 नवंबर से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब 21 नवंबर लेकिन अब 21 दिसंबर आ गई है। अब एक महीना ऊपर होने को आया है। वैसे आज 19 है। हाँ, आ गई है, मतलब सैटरडे को है 21 दिसंबर, मगर स्केड्यूल नहीं आ रहा। इस सूरत हाल से चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक शुकूक व शुबात भी पैदा हो रहे हैं। जब ये तय हो गया है कि भारत और पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे, फिर समझ में नहीं आ रहा कि क्या अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही है। पता है क्या वो ये अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हो रही बिकॉज पाकिस्तान वांट्स रिटन डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर्स, गारंटीज के कल को जब हमारी बारी आए और हमने वहाँ जाना हो, एज एन भारत ये इसरार करे कि आप प्ले ऑफ्स या फिर नॉकआउट मरहले उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल में अगर पहुँचते हैं और इंडिया आकर खेलें तो हम उनके सामने ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकें। ये देखिए कि मुआहदा मतलब हुआ है कि ऑल्दो चीज़ें तय पा गई हैं लेकिन हमें रिटन फॉर्म में इसलिए चाहिए बिकॉज कुछ भी हो सकता है। बिकॉज अभी आप देख लेना हाउ अनयूजुअल इट इज़ कि जो चीज़ नवंबर में हो जानी चाहिए थी अनाउंसमेंट वगैरह, वो 1 महीना ताख़ीर हो चुका है और अभी तक ये भी नहीं पता कि अभी भी अनाउंसमेंट्स होनी है कि नहीं होनी। सो वी वांट सम अश्योरिटी।
फॉर दैट। अच्छा, अब पीसीबी को चाहिए कि वो आईसीसी हुकाम से इस बारे में कम से कम कुछ वजाहत तो मांगे, तो ये बात जो है ये आगे बढ़नी चाहिए। फैजान लाखानी डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, सोहेल इमरान भी हैं हमारे साथ ही फ्रॉम लाहौर। अच्छा जी सोहेल, चूंकि पीसीबी हेडक्वार्टर्स के करीब हैं इसलिए सोहेल के पास चलते हैं कि कोई खबर है। मतलब सोहेल, आप तो फेसबुक पे परसों से लगा रहे हैं कि दिन बड़ा अहम है, लेकिन अब वो अहम दिन भी गुजर गया, आज का दिन अहम है। मैंने इसीलिए आज कोई पोस्ट नहीं डाली, कल और परसों की तरह मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली। और आपकी वजह कह लें, आप अपनी वजह कह लें, या मुझे लगता है कि अब छेड़ बन चुकी हुई है कि जब भी कहीं जाते हैं तो पूछा जाता है कि भाईजान कब आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल। तो इसलिए अब मैंने खामोशी इख्तियार कर लिया कि होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज देखी जाएगी जो होगा। अब्दुल्ला भी कुछ देर पहले भी मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये से प्रोग्राम में आने से पहले भी और रात ये भी मैंने जानने की कोशिश की शेड्यूल में ताखीर या शेड्यूल का अनाउंसमेंट कब आएगा। तो इस हवाले से कतई तौर पर मुकम्मल खामोशी है, कोई कमेंट नहीं आ रहा, कोई किसी किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं की जा रही। कहाँ डेडलॉक आया है इसके बारे में कोई भी अपनी लबकुशाई करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं या जो यहाँ तक पहुंची हैं गैर मुसद्दका, आप उनको बेशक कह लें। एक तो वही जिसका तस्करा भी आपने इंट्रो में किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तहरीरी तौर पर चाहता है कि ये नहीं होगा कि जी 2026 जब आएगा तो तब की तब देखी जाएगी, बल्कि इसको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और इसी वक्त होना चाहिए। एक तो ये चीज है जो रिपोर्ट हो रही है, हालांकि 12-14 रोज पहले जब इंडियन मीडिया की जानब से ये कहा गया था कि तमाम तर मामला तय पा गए हैं और हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी, लेकिन उसके अंदर ये वाला मामला जो है वो सरे फहरिस्त है कि अभी तक डॉक्यूमेंटेड चीजें नहीं हुई। इसके अलावा भी 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में तस्दीक नहीं की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से। उसमें तो एक ये है कि जो पाकिस्तान के 3 वेन्यूज हैं, रावलपिंडी है, लाहौर और कराची है, और अब क्योंकि चौथा वेन्यू हाइब्रिड की वजह से आ जाएगा तो आईसीसी या जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि 3 वेन्यूज पर ही चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए और उससे अखराजात जो है अगर 4 वेन्यूज होते हैं तो बढ़ जाएंगे, तो पाकिस्तान को एक वेन्यू जो है वो स्क्रैच करना पड़ेगा। ये गैर मुसद्दका चीज है, लेकिन अगर जब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस हवाले से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के 3 वेन्यूज डिसाइड हो चुके हैं और तीनों वेन्यूज, बेशक मैचेस कम होंगे, तीनों वेन्यूज पर ही होंगे, पिंडी, लाहौर और कराची में। इसके साथ साथ बेसिकली चूंकि एडिशन हुई है हाइब्रिड मॉडल के लिए दुबई का ही डिसाइड हुआ है ना, ये तो सही है ना कि सोहेल, तो लिहाजा मैं पॉइंट और भी जो तीसरा और आखिरी पॉइंट है, आप दुबई का तस्करा कर रही है, इसके साथ साथ आप रूल आउट नहीं कर सकते कोलंबो को। वो भी अभी फैसला नहीं हुआ कि आइदर इट्स कोलंबो और दुबई। हाँ, तो हमने ये सुना था कि फैसला हो गया है कि बस कोलंबो नहीं दुबई। आप चलिए, आप कह रहे हैं उसको रूल आउट नहीं कर सकते। जी 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 बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोलंबो है, वहाँ पर आपकी अगर अच्छी डील्स बनती हैं, वहाँ पर अखराजात भी कम आते हैं, तो फिर कोलंबो में भी हो सकता है। अच्छा, वैसे फैजान आप जरा ये बताएं कि अगर अभी तो अब ये भी एक हमें नई बात ही लग रही है कि कोलंबो और दुबई में भी अभी फैसला नहीं हुआ कि दोनों में से कौन सा होगा पाकिस्तान के लिए सूटेबल। वैसे दोनों जगहों में से कौन है, विच वन वुड बी बेटर लॉजिस्टिकली फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी टीम? देखिए, लॉजिस्टिकली तो दोनों ही बेहतर है। कोई 2 घंटे की फ्लाइट पर दुबई है, तकरीबन 3 घंटे की फ्लाइट पर आपको कोलंबो है, तो इतना कोई ज्यादा फर्क की बात नहीं है। बट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे चाह रहा है वो बेहतर डील चाह रहा है, और बेहतर डील से मुराद ये है कि जो गेट रिसीट्स होगी, जो गेट मनी होगी, वो आपको आसानी से और बड़ी अच्छी गेट मनी कहाँ पे मिलती है। कोलंबो में पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि पाकिस्तान से अगर जो फैंस ट्रैवल करने जा रहे होंगे उनको वीजा के हवाले से वो दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा श्रीलंका में, जो प्रॉब्ली यूएई में शायद उनको करना पड़। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी फैजान, यूएई में ऑलरेडी इतने पाकिस्तानी मौजूद हैं कि वहां से ना भी जाएंगे तो स्टेडियम भर जाएगा। नहीं, वो ठीक है, बट देखिए जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही तो पहले तो वो फैंस भी तो कहीं ना कहीं देखना चाहेंगे ना कि जो पाकिस्तान में बेस्ड है और आसानी से ट्रैवल कर सके, उनको भी तो उनका भी तो देखना है कि वो कहाँ ज्यादा ट्रैवल कर सके। राइट है सर्टनली, और हमें अपने लोगों के राइट का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले करना चाहिए। वो जो यूएई में जो फैंस है वो भी प्रॉब्ली इतना मुश्किल नहीं है कोलंबो ट्रैवल करना पाकिस्तान से या यूएई से। तो कोलंबो मेरा ख्याल इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेफर करेगा कि फैंस को जो ट्रैवल करना है या इनफैक्ट
जो बार बार इन एंड आउट वाला भी जो सिचुएशन होगी वो भी कोलंबो से ज्यादा आसान होगी बनिस्बत यूएई। जब वैसे अब तो ये ऐसा, आई विल एग्री विद यू फैजान, अब तो ऐसा ही लग रहा है आफ्टर ऑल इवेंट हमारा है और यहाँ से चाहेंगे कि लोग जाएं, और दुबई का में जाना अब लेट्स फेस इट, इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। इट हैज बिकम, नई वीजे जारी किए जा रहे हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही डिसाइड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर होस्ट कंट्री है तो हाइब्रिड का जो वेन्यू है वो भी पाकिस्तान ही डिसाइड करेगा। वो चाहे वेन्यू कोलंबो हो, चाहे बांग्लादेश का कोई वेन्यू हो, चाहे यूएई का, मतलब कोई भी वेन्यू सुटेबल बनता है वो पीसीबी ही डिसाइड करेगा। देखिए आइडियली तो लॉजिकली भी हमें ही डिसाइड करना चाहिए, लेकिन भारत जब हर मामले में अपनी टांग अड़ाता है तो फिर वी नेवर नो कि उसने इस मामले में भी अपनी टांग अड़ाई भी हो कि नहीं जी हमें कोलंबो की आबो हवा नहीं भाती, हमें यूएई में खेलना है, या हमें यूएई में गर्मी ज्यादा लगती है, आजकल तो नहीं है। यूएई में खेलना है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक शरारत कर दे, कहे कि चलिए ठीक है शारजा में खेल ले आप। हाँ, यूएई में तो शारजा भी आता है। फैजान आपसे बात पूछनी है, और सोहेल भाई आप भी हम बता सकेंगे, हम ये जो रिटन चीज़ों की बात कर रहे हैं या डॉक्यूमेंटेशन या गारंटी की बात कर रहे हैं, ये पीसीबी बीसीसीआई से तकाजा कर रहा है या पीसीबी ये चाह रहा है कि बीसीसीआई आईसीसी को लिख के दे, या आईसीसी हमें लिख के दे और उस पर बीसीसीआई के दस्तखत हुए में हों? व्हाट इज हैपनिंग? जी सोहेल भाई आप बताएं, और फिर फैजान प्लीज आप ऐड कीजिएगा इसमें। इसमें आईसीसी डेफिनेटली शामिल है। डायरेक्टली बातें भी होती रही हैं जो पिछले एक हफ्ते के दौरान हुई हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान इसके ऊपर बातचीत होती रही है डेफिनेटली, क्योंकि गवर्निंग बॉडी है आईसीसी, तो वो आईसीसी इसमें डेफिनेटली शामिल है। अब क्योंकि इंडिया ने लिख के देना है आईसीसी को, वो तकाजा कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये तीनों मेन स्टेक होल्डर हैं, जिसकी वजह से ये तो सारे मामलात जो रुके भी थे और उसके बाद हल हुए और एक मरतबा फिर रुक चुके हुए हैं, तो इसमें हर किसी का यकसा रोल है। लेकिन आईसीसी का इस लिहाज से थोड़ा सा कम है क्योंकि इंडिया ने लिख के देना है और डिमांड किसने की है, वो पाकिस्तान ने की है। अब आईसीसी इंडिया को किस हद तक कायल करने में जल्द से जल्द कामयाब होता है उसमें तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। अगर इतनी जल्दी होती, इतना एक्टिव होता, और आईसीसी भी अब देखें जय शाह साहब जो है वो अपने उनके दौरे ही नहीं खत्म हो रहे, वो आए हैं और उसके बाद ब्रिस्बेन गए हैं, ब्रिस्बेन जाकर उन्हें मैच देखे हैं। अगर इससे उनकी सीरियसनेस का भी अंदाजा हो सकता है, लेकिन ये भी साथ साथ कहा जा सकता है कि ये एग्जीक्यूटिव के मसले हैं और अगर चेयरमैन नहीं भी है यहाँ पर वो सेरेमोनियल होता है, तो लेकिन पीछे से जो डोरे हिलानी है या जितने फैसले करने हैं उनकी पूछ-गुछ के बगैर नहीं होंगे, तो वो जय शाह ही हैं। और मेरा ख्याल है कि आईसीसी की ये इस हद तक कोताही तो है डेफिनेटली कि वो इस मामले को अब तक पिछले 7, 8, 10 रोज से जब कहा जा रहा था कि तमाम मामला हल हो चुके हुए हैं, उसको किसी डॉक्यूमेंट की शक्ल में नहीं ला सकी। अच्छा, ये भी पहली बार ये हो रहा है क्योंकि हमने कभी भी कोई आईसीसी के लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें इतना लैग और इतना मिसमैनेजमेंट कह लें या वॉट एवर यू वांट टू से, नॉन सीरियसनेस कह दें, आई डोंट इवन नो कि इसको लेबल क्या किया जाए, कि इतनी डिले हो रही है चीजें, हमने पहले कभी होते हुए देखा नहीं है। कंट्रोवर्सी है, मतलब इशू है। दिस इज रियली द फर्स्ट टाइम या फिर ये उनका वर्किंग तरीकेकार ही ये होता है? फैजान बताएंगे। और पहले वाले सवाल में भी इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। नहीं, वो वही जो सोहेल भाई ने पिछली बात की थी, बट आई थिंक उस वाले जो आपका पिछला सवाल था उसमें आईसीसी को अब अपना रोल प्ले करना ज्यादा जरूरी है कि अब आईसीसी का अगर अपना इवेंट है तो आईसीसी ये लिख के देगा चले ठीक है पाकिस्तान के हम मैचेस इंडिया से बाहर शेड्यूल करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले तो ये बात की थी कि जो उनका होस्ट एग्रीमेंट है उसमें इस बात को ऐड कर ले जाए। अगर आप होस्ट एग्रीमेंट में ये बात नहीं करते तो कम से कम जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग की ऑफिशियल मिनट्स होती है उसमें भी अगर इसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाए तो पाकिस्तान के पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की सूरत में तो ये बात आएगी कि हाँ आईसीसी के फोरम पर पाकिस्तान और इंडिया के मामले पे आईसीसी का पूरा बोर्ड इस बात पे मुत्तफिक हुआ है कि ना इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में होंगे ना पाकिस्तान के मैचेस इंडिया में होंगे। अगर बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, अगर उसमें भी ये बात दर्ज हो जाए तो भी काफी हद तक पाकिस्तान का एक केस से ये कह ले कि उनका मौकफ यहाँ पे साबित हो जाएगी। रही बात जो आपने इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन की बात की, इससे पहले देखिए जो पिछला भारत में 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, हम समझते थे कि शायद वो बहुत बुरे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बट ये तो इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। उसमें तकरीबन 90 डेज पहले शेड्यूल अनाउंस हो गया था, गो के अनाउंसमेंट के बाद भी 2 मरतबा मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली की गई, लेकिन इस बार तो 62 दिन
रह गए चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में 2 रोज बाद। अच्छा यानी चले, आई डोंट नो व्हाई बट ये थोड़ा सा इट्स मेकिंग मी फील अ लिटिल बेटर कि दिस इज नॉट द ओनली टाइम। ये मतलब ये लोग करते रहते हैं। याद नहीं है आपको वो जो तकरीबात थी, वो सिक्योरिटी के इश्यूज थे, मुख्तलिफ शहरों में इवेंट निकल आए थे। जी फैजान, उस वक्त भी इंडिया में ही इवेंट था और इस बार इवेंट में भी जो ऊपर नीचे हो रहे मामला वो जो रखना डाला हुआ है वो इंडिया नहीं डाला हुआ है। वैसे अभी उनको मतलब इस तरफ उनकी तवज्जो है, उनके साथ जो ऑस्ट्रेलिया में मामलात हो रहे हैं उस पर असल तो तवज्जो होनी चाहिए। मतलब ट्रेविस हेड हैं या मिचेल स्टार्क हैं, ये जो उनके साथ मामलात कर रहे हैं, हाँ। वहाँ पे एहतजाजन स्टेप डाउन करना चाहिए मेरा ख्याल है। एनीहाउ अच्छा बाकी बोर्ड्स की भी जरा बाकी बोर्ड्स को वेयर डू दे स्टैंड, हाँ बाकी बोर्ड्स को भी देखें। हमारा तो चले वी आर द होस्ट कंट्री, तो हमें तो इश्यूज और वी आर वेरी कंसर्न के भी स्केड्यूल नहीं अनाउंस हो रहा है एंड ऑल दैट। बाकी जो पार्टिसिपेटिंग मुल्क हैं, एशियन बोर्ड्स अलहदा हैं, बाकी न्यूजीलैंड वगैरह अलहदा है, इंग्लैंड भी अलहदा है, ऑस्ट्रेलिया भी है। वो दे आर ओके विद दिस एटीट्यूड ऑफ वेरी रिलैक्स्ड एटीट्यूड। हमें कल राशिद भाई बता रहे थे कि प्रॉब्ली एशियन बोर्ड्स ने जरा सपोर्ट किया है हमारे, क्योंकि उन्होंने तो मतलब किसी बोर्ड को पता ही नहीं है कि जी कब अनाउंसमेंट होगी, हमने कब टीमें भेजनी है, क्या जाना है। उन लोगों को भी तो टेंशन होनी चाहिए ना इस चीज की। सुहेल जी हुमा, डेफिनेटली ये तरीकाकार रहा नहीं है जिस तरह फैजान ने बात की, लेकिन इस हद तक जिस तरह की मिसमैनेजमेंट इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तो वाकई बिल्कुल देखने में नहीं आती। छोटे मोटे हिकअप्स आते रहे हैं लेकिन इस तरह के मामला कभी भी नहीं चलाए गए। अब कोई भी तरीकाकार नहीं है। न्यूजीलैंड का अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की बात करते हैं, उन्होंने अगले अगले सीजन के जो अपनी आइटनरीज हैं, डोमेस्टिक की हूँ या इंटरनेशनल हूँ, उनको फाइनलाइज कर लिया हुआ है। तो उनके लिए ये चीज बड़ी वो इनॉयड महसूस कर रहे हैं, जो हमें मतलब जब हम पढ़ते भी हैं, उनके अखबारात भी पढ़ते हैं या कुछ चीजें जानने वाले लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो इस चीज को कतई तौर पर पसंद नहीं करते। दूसरी सबसे चीज है कि उनके लोगों ने जिस तरह खासतौर पर इंग्लैंड की जो शायकीन है वो हर जगह पर ट्रैवल करते हैं जहां उनकी टीम खेलती है, और अभी भी उन लोगों को नहीं पता कि उनकी टीम ने कहां पर मैच खेलना है, किस तारीख को मैच खेलना है। उन लोगों ने सब ने आना है, उनके स्पेक्टेटर्स ने आना है, तमाम ममालिक से कुछ ना कुछ तो लोग आएंगे। एंड ऑल्सो ये पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, अगर उन्होंने इंडिया के साथ मैच खेलना है, जो दीगर जो टीमें शामिल हैं, जाहिर है उन्होंने फिर दो जगह उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ट्रैवल करेंगे। दे वुड आल्सो हैव टू ट्रैवल ईदर टू कोलंबो और यूएई और व्हाटएवर। सो फैजान, आपके पास भी यही खबर है कि जो दीगर बोर्ड्स हैं उनमें से किसी ने हमारा मतलब बरमला साथ दिया, खुलकर बात की किसी ने? देखिए, अगर ऐसा होता कि दीगर तमाम बोर्ड एक जानिब भी होते या पाकिस्तान मुखालिफ होते या पाकिस्तान की कोई स्टैंडिंग नहीं होती, तो अब तक शायद पाकिस्तान मुखालिफ फैसला आ गया होता। अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये आईसीसी में मामला अब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा, और ऐसे नतीजे पे नहीं पहुंचा कि जिसमें पाकिस्तान शायद एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में ना हो, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। शायद बहुत सारी चीजें बराह रास्त नहीं हो रही हो, बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको कॉन्सिक्वेंटली आपको समझ में आ रही होती कि अच्छा यार इतना आसान नहीं होता कि पाकिस्तान अगर खड़ा हुआ है यहाँ पर, पाकिस्तान का अपना असूली मौकफ है, और अब तक आईसीसी भी अगर पाकिस्तान को इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आज हमारा दूसरा वनडे कोई चेंज हम देखने वाले हैं आज अपने प्लेइंग 11 में? किसी के पास कोई अपडेट है? मुझसे पूछा सुहेल भाई से? जी फैजान बता दें। फैजान आप बताएं। आई थिंक जिस तरह पिछला वनडे खेला है हमने, जीता है, जीता है, आई डोंट थिंक इसमें कोई चेंज होना चाहिए। और जिस तरह साइम ने बारी खेली है या सलमान अली आगा ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, आई थिंक पाकिस्तान विल गो अनचेंज्ड। सलमान और नसीम की आपने वो बैंटर सुना है जो आजकल काफी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, स्टंप माइक पे? वो तो चलता रहता है, बहुत ही एंटरटेनिंग है वो, बहुत एंटरटेनिंग। मैं आपको एक चीज बताऊं, नसीम ने जिस तरह आखिर में सलमान का साथ दिया, और ये पहला मौका नहीं है कि नसीम ने इस तरह पाकिस्तान के लिए मैचेस बचाए और एंड में टिक गए हो। जब कराची में एक टेस्ट नसीम शाह ने बचाया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि यार ये आप जो एंड में खड़े हो जाते हैं उसके राज क्या है? तो नसीम ने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि गली मोहल्ले में हम सब खेलते हैं ना कि वन टिप एक हाथ से कैच आउट, जो सबने खेली होगी बचपन में स्ट्रीट क्रिकेट या घरों में, तो कहते हैं वो वन टिप एक हाथ से कैच आउट हम इतनी खेलते रहे कि मुझे इतनी आदत हो गई है उससे कि मैं
कैच ही नहीं देता था, और उस आदत की वजह से वो वहां पे टेस्ट बचाने में कामयाब हुए। जो बचपन में खेलना है ना, वो नसीम के और फिर पाकिस्तान के काम आता है। वो उससे काफी ग्रेजुएट कर चुके हैं, उन्होंने काफी मौकों में सिक्सर्स वगैरह भी मारे हैं, सो ही हैज डन। और मुझे मतलब बहुत ये अच्छा भी एंटरटेनिंग भी लग रहा था कि नसीम सलमान को ऐसे गाइड कर रहे थे जैसे दुनिया के सबसे तजर्बाकार बल्लेबाज वही हैं। एंड एंडियरिंग, वो अच्छा लगता है कि देयर इज अ camaraderie। सुहेल भाई, डू यू हैव अ कमेंट? हम ऐसे ही याद आया तो डिस्कशन कर रहे हैं। आप अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसमें तब्दीली होनी चाहिए या होगी इसमें, क्योंकि पाकिस्तान को सीरीज जीतने के बाद जरूर तब्दीली करनी चाहिए। खासतौर पर हसनैन को जो है वो मौका मिलना चाहिए। उसके लिए आप जो हारिस रऊफ है जो मुसलसल खेलते आ रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट, उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नसीम शाह की बात करते हैं तो उनको दिया जा सकता है आराम। तो हसनैन जो है वो अगर अपने आगे कॉम्बिनेशन देखना है, क्योंकि ये आपके जो सिर्फ की सीरीज होगी पाकिस्तान में फरवरी में और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उससे पहले ये आखिरी वनडे सीरीज है, तो इसमें आप अपने जो बेंच पे बैठे हुए हैं अगर आप सीरीज जीत जाते हैं तो डेफिनेटली तीसरे मैच में चेंजेस बनती भी हैं और करनी भी चाहिए। थैंक यू आपका सुहेल इमरान, थैंक यू फैजान लाखानी, थैंक यू। अच्छा, और दो उम्मीदों के साथ अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। एक तो जल्द से जल्द ये चैंपियंस ट्रॉफी का ऐलान हो, बस हो जाए ना, बहुत हो गई है। और दूसरा ये कि आज का मैच भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। वी हैव टू टॉक अबाउट द सफारी पार्क, जिसमें 3 हथनियाँ थीं। मधुबाला को वहाँ लेके गए थे और वहाँ मधुबाला पहुँची है तो उसके 1-2 हफ्ते बाद एक हथनी जो पहले ही वहाँ रहती थी वो उसकी डेथ हो गई। और सफारी पार्क कराची की हथनी सोनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो गई है, बिल्कुल साबित भी होगी कि सफारी पार्क इंतज़ामिया पर भी वही इल्ज़ामात आ रहे हैं जो कि चिड़ियाघर हुकाम पर थे। और यहाँ भी जानवरों की देखभाल, सेहत और मुनासिब खुराक का ख्याल रखने में मुबैना गफलत बरती जा रही है। बात तो फिर वहीं आ गई ना कि आप एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को लेके जा रहे हैं थिंकिंग कि दे विल बी टेकन केयर ऑफ ओवर देयर, लेकिन बात तो उधर ही आ गई कि दे आर नॉट। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आमिर खलील फोर्ट पोस्ट से मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। डॉक्टर साहब, वी आर रियली कंसर्न्ड बिकॉज वी वर relieved when Madhubala was shifted from Karachi Zoo to Safari Park that she would be in a better state, she would have better facilities, she would have better care. But now that things are coming out and we know that Sonia died because of the negligence and there were not enough facilities, not enough food for her, we are again concerned that if no place is good enough for these elephants, what should we do? First, good morning and thank you for the opportunity. The death of Sonia is not due to the last 2 or 3 weeks or few months. I think it's long time due to infections in the food of the elephant. Was similar to the case of Noor Jahan in Karachi Zoo. This was the recommendation to improve the condition in Safari Park to keep elephant in this place. For this reason, we increased the size to 3 times more. It is very initial and crucial to care for the food of the elephant. Elephant food care is important, initial and important for elephant. The reason it was very important to build this training wall that the regular food care is important. The death of Sonia was due to infection in the nail, which is very crucial. And this in fact happened before to the partner of Kavan. She get gangrene in her leg, septicemia infection, and the elephant passed away. So I think now with the current facility and the good training and the good care of the elephant, there is a huge possibility that the elephant conditions will be improved and should not be danger for the other 2 elephants. Based on the important food care of the elephant and the good nutrition and the proper care and the medication of the elephant. Dr. Amir, we are just thinking that so much attention was being given to the, to the health of these elephants. And as you mentioned, the food care is very important. And also you mentioned that this is not a 2-3 week old problem. This had been going on for a few months. How was it not noticed before? Because all the attention was on Madhubala being transported to the safari park, whereas the 2 elephants in the safari park, one of them was not well at all. So how was that, neglected in the process?
I will not say it's negligence. Sure, it is. I say it's many years absence of facility or the required infrastructure to care for the elephant. So this is really, I will not say to point the finger about someone. Absence of the important infrastructure is one of the main reasons, which led to infection of the leg, and this spread with the bacteria through the body and affected many organs, especially the lungs. Dr. Amir, initially the authorities were saying that she died because of a cardiac arrest. Now that the postmortem is done, we are getting to know about the foot infection. Were the authorities aware already that Sonia is suffering from a foot disease, or this is a new discovery that we all know after the postmortem? Not really, because after the relocation of Sonia, which was done on of Madubla, which done on the 26th of November, the 2 days after, on the 28th of November, we done a sedation for Sonia because we noticed she have really not good health status. We find after we examined the elephant that the nail of the elephant have really abscess. We started treatment and we take blood samples, and sure it was too late for the elephant Sonia. That's very sad to hear. We have lost two elephants, Noor Jahan and Sonia, to this foot disease. How would we make sure, or how would you help Safari Park administration to train their staff and to keep a check on the rest of the elephants' feet? Yeah, but from the medical point of view, the first thing what we done in the last months is we built the needed infrastructure. We built something called a training wall of the elephant from metal, where the elephant should come every day to be getting his food, and by this way the animal keeper can take care of the food care and done the necessary treatment and I will say food care for the elephant. This is facility already exists. The team of 4 posts together with the colleagues in Safari Park, we plan end of January, beginning of February to be in Safari Park to do a training for the animal keeper. During this period, we started already through the colleague, Dr. Amir Rizvi, and the other doctors involved to add or to give and to administer a prophylactic antibiotic for the other 2 elephants. And after this, we will take blood sample when we will arrive. We'll make a proper medical examination and to ensure together with the KMC, the good facilities, the good work with the elephant. It's very crucial to keep elephant in captivity, need special care for them. Right. Dr. Amir, we are going to translate a little bit of what you told us for our audience. Dr. Amir का यही कहना है, सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात जो हमें समझ आ रही है कि एक हाथी का पैरों का फुट केयर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम इस बात को अब एक्चुअली समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ से उसकी कोई अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो और अगर उसको टेक केयर उसकी उस वक्त ना की जाए तो बहुत बुरी तरह मुतासर हो सकता है, जो सोनिया के साथ हुआ है। तो पहले जो कहा जा रहा था कि सोनिया को एक कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है या फिर इस किस्म की बात हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सोनिया के पैर में, उसके नेल में एब्सेस ऑलरेडी था जो बहुत महीनों से था, जो कि उस तरह ट्रीट नहीं हो रहा था जिस तरह ट्रीट होना चाहिए था, एंड दैट बिकेम द कॉज ऑफ। वैसे नेग्लिजेंस तो है ना, मतलब अगर किसी जानवर का पैर खराब है तो जो उसका निगहबान है, और एक हाथी को आप मान नहीं सकता कि उसके निगहबान को ये अंदाजा ना हो कि इसके पैर में जख्म है या इसका पैर जख्मी है या ये ठीक से पैर उठा नहीं रही है। मतलब मामूली भी तकलीफ होती है तो आपसे चला नहीं जाता, और ये हाथी है जिसका टनो वजन है और उसके पैरों पर ही उसने वजन डालना है। मतलब आप अंदाजा करें ना कि हम छोटे मोटे किसी जानवर की बात नहीं कर रहे, हम एक हाथी की बात कर रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि उसकी फुट केयर जो है वो। और हम नूर जहां को भी ऐसे ही खो चुके हैं, हम सोनिया को भी ऐसे ही जाने दिया हमने। Another question, Dr. Amir, because earlier we were talking about the kind of space that an animal like an elephant requires for its well-being, and that was one of the reasons that it was transported from the zoo to the safari park. And out of many suggestions, your team suggested that there should be much more space than already designated for these elephants in safari park. So according to in your opinion, is the environment now suitable for the remaining 2 elephants that are there, Malika and Madhubala? And could you give us a comparison with the rest of the world? Are we like even close to how it should be? At first, thank you for the question. African elephant need huge space to live in the wild. So really, elephant can roam till 40 kilometers per day. So really, elephant need
a big space to roam to practice their species requirement. Number two, if the elephant is in captivity, need really a huge space, like I say, several hectares to keep them. And not only the space, how to keep the elephant moving. Elephant spend over 80% of his time eating, roaming and eating, and need to practice. They are very social animal. I think if we increase the space more in safari park, it will be a better option for the elephant. Training the staff there and facilitating to supply the required tools and the medication for the elephant, I think this will be a good options to keep the elephant in safari park. If this is not the case, so I think maybe together with KMC, we should look for another facility, maybe outside Pakistan or another place where the place will be suitable for the elephant. Have your suggestions already been taken into account, as in the KMC and the administration have they already tripled the space, as you suggested that they require 3 times more space than they already have? In fact, we have a very constructive meeting after the relocation of Madubla, where we met the commissioner of KMC, and he was very constructive, is that we are able to redesign the safari park. There is enough space in safari park. He said, please, we can work together. We can redesign the safari park to increase the space, and not only to be for the elephant, but also more other animal could be living in a sanctuary within the huge space within safari park. And he recommended that we can make a memorandum of understanding, which we will supply maybe in January, where we are able to build together a better facility, not only for the elephant, but I hope also for other animals need a good place and a good care within Pakistan. Pakistan have a good quality, is a good country, the environment is suitable. It is just, I will say, some financial matter was missing, some infrastructure and tool and knowledge was missing, but I think together we are able to make the impossible possible. It's a huge challenge. Thank you for your precious time, Dr. Aamir. You have always been there for Pakistan and Pakistan's issues like these. Yes. And yes, hopefully looking forward that you reach that MOU soon enough before there's another tragedy. Let us, हम थोड़ा सा आपको बता भी दें exactly वो क्या कह रहे थे. एक तो अफ्रीकन हाथी जो है उसको कोई 40 किलोमीटर टाइप जगह चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, ऑलमोस्ट कि उसको ये ना लगे कि उसका एरिया कम है या उसको किसी जगह पे बंद किया हुआ है, तो वो रोम अराउंड करता रहे. एक नॉर्मल हाथी को समझ लें आप, यहाँ से एयरपोर्ट भी नजदीक ही है, यहाँ से बहरिया टाउन या उससे भी आगे चले जाएं, यहाँ से मतलब कि जहाँ हम बैठे, मतलब सदर से, सदर कराची से अगर आप हिसाब लगाएं, इतना ज्यादा एरिया हो जो कि टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं सोच सकती कि हम पाकिस्तान में किसी हाथी को इतना एरिया को प्रोवाइड कर सकते हैं. कैन यू इमेजिन? लेकिन नॉर्मली एक अफ्रीकन हाथी को इतना ही एरिया चाहिए होता है, और 80% ऑफ द टाइम एक हाथी जो होता है वो फिरता रहता है और खाता रहता है. ये उसकी एक एक्टिविटी होती है, तो उसको एक खुली एक जो है वो इन्वायरमेंट चाहिए होती है. और मुझे ये बात बताएं कि हमारे यहाँ ये सब ये KMC और ये 4 paws लगे हुए हैं, हमारे पास भी मुखय्यर हजरात की कमी तो नहीं है? मतलब कोई इदारा, कोई कॉरपोरेशन क्यों नहीं आगे आ रही? मतलब इनकी ये फैसिलिटी डेवलप करने में मुझे वो अंबानी का लड़का याद आया जिसने पूरा सेंचुरी बना दी है ये चीजें करने के लिए, वो जो विल होनी चाहिए ना. अंबानी ने जो पूरी सेंचुरी बनाई हाथियों के लिए, जहाँ उसकी शादी, बिल्कुल, मतलब हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास एक सेंचुरी बन चुकी है. मतलब आप कुछ इस तरह का काम भी करें. बाकी भी आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग फिलैंथ्रोपी करते हैं और बड़ी अच्छी बात है कि करते हैं, लेकिन प्लीज ऑल्सो ट्राई टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ दीज कॉजेज एज वेल. नहीं, हमारा शौक है ना कि हम सिर्फ टिकटॉक पे शेर के बच्चे और इस किस्म की चीज़ें दिखाते रहेंगे ना. इन एक्टिविटी, अगर इतना ही प्यार है आपको जानवरों से, तो कोई मिलके टिकटॉकर्स ही चलो मिलके, क्योंकि माशाल्लाह पैसे तो काफ़ी कमा रहे होते हैं, कोई जगह बना ले, मतलब डू सम गुड फॉर द एनिमल्स. तो ये भी होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आवर अथॉरिटीज़ एज वेल, क्योंकि जगह है तो बनाई जा सकती है. बहुत से फेमस और वर्ल्ड लीडर्स वगैरह होते हैं ना, कोई उनकी चीज़ नुमायाँ हो जाती है और उनके कैरिकेचर्स भी बने, तस्वीरें भी हो ना, तो वो चीज़ बड़ी होती है. जैसे कि बाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों के, तो अब ये हुआ है कि अमरीकी सदर जिनके बन गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जो हु हैज़ बीन वेरी नोन फॉर हिज हेयर और ऐसे करके मोड़ के पफ बनाते थे रेड से रंग के, ऑरेंज रंग के, और वो कभी उड़ रहे होते थे, कभी नहीं उड़ रहे होते थे. कुछ भी देख लो तो
बाल बड़े उनके नुमाया होते थे और उस पे मतलब आप नीचे कोई भी फिगर बना दें, अगर बालों का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना दें तो कोई भी ये पहचान लेगा कि ट्रंप का स्केच है या तस्वीर है। तो जी लो एंड बिहोल्ड अब वो बाल बदल गए हैं, बदल गए, बाल ही बदल दिए हैं और एक्चुअली बिलीव इट और नॉट अच्छे लग रहे हैं। तो बाल कटवा दिए उन्होंने और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, नया कॉन्फिडेंस आ गया ऐसा लग रहा है। आई थिंक ही हैज गॉन बैक टू द नेचुरल व्हाइट कलर, जो कि उम्र तो है उनकी, तो व्हाइट तो हो ही गए होंगे, तो वो रेड खत्म हो गया है। वो जो रेड या ब्लॉन्ड डाई जो कर रहे थे शायद वो नहीं है, बैड था, ऑरेंज, रादर ऑरेंज, हाँ ऑरेंज गोल्डन सा एक कलर था। तो अब वो व्हाइट से आ गए हैं, छोटे बाल कट गए हैं एंड वो उन्होंने बड़ा अच्छा शोकेस किया है। मुझे लग रहा है आपको अच्छे लग रहे हैं पहली दफा। मुझे यही तो डर है, मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे तो मुझे भी तो गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। तो बस दिखाना ये था, ये बहुत बड़ी चीज है बिकॉज ही हैज हैड द सेम हेयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है लेकिन हाँ लेंथ बहुत शॉर्ट है, कॉम्पैक्ट हैं, थोड़े से बने हुए हैं, वो जो अजीब से समझे, ये वो चेंज है जो नोटिसेबल है। जो विरले से इधर उधर ओढ़े होते थे, विरला इज ओके, विरला इज ओके, या इट वाज विरला इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। अच्छा जी चलें, ये तो हम वैसे ही आपको दिखाना चाह रहे थे क्योंकि बड़ी चीज़ है, मतलब सदर है अमेरिका के। अच्छा जी आगे चलते हैं और आपको बताएं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का ऊंट लगता है किसी न किसी करवट बैठने को तैयार है, मगर यकीन से अभी कुछ नहीं कहा जा, मैंने आगे क्वालिफाई कर दिया ना, बट यकीन से अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो पीटीआई ने जी चंद दिन पहले ही 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी थी और अब हुकूमत की तरफ से भी जल्द मुज़ाकराती टीम बनाने का कह दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक मसालहत कार के फ़राइज़ अंजाम देंगे, बेसिकली ही विल बी लीडिंग इट और पूरी तरह तैयार भी हैं वो इस काम के लिए। और कल उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मुज़ाकरात के लिए उनका घर और दफ्तर हाजिर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। पीटीआई के रवैये और लहजे में अगरचे वाज़ेह तौर पर तब्दीली है। असद कैसर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर अली खान समेत दीगर कई रहनुमा मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें आज भी ऐसी हैं जिनकी बातों से धौंस धमकी का तासुर मिलता है, जिससे मुज़ाकरात के लिए खासा अच्छा बनता बनाया माहौल बिगड़ जाता है। और तो और मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हामिद रजा भी समझते हैं कि पीटीआई का हाथ ऊपर होना चाहिए। उनके पार्टी वालों ने कहा कि मईशत बहुत ज़्यादा असर होगा इसके ऊपर, तो आप थोड़े दिन रुक जाएं। तो इमरान खान ने ये कहा है कि ठीक है, मुझे मुल्क की फिर भी फ़िक्र है, मैं थोड़े दिन इंतज़ार कर लेता हूँ, ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत, यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा है। हुकूमत की तरफ ही भेजा होगा क्योंकि हुकूमत ही ये कह रही होगी ना करें, तो हुकूमत की तरफ भेजा 2 मुतालबात ये पूरे कर लें। नहीं तो इमरान खान ने कहा है कि मैं बड़ी जल्द, अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। ये आखिरी उनका पैगाम था। उन्होंने फिर से दोहराया है कि अगर ये 2 मुतालबात जुडिशल कमीशन के और जो सारे कैद में बेगुनाह लोग हैं इनको आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दे दूंगा। नाफरमानी की तारीख को भी मौखर किया गया, तो धीमा होने की ज़रूरत पीटीआई को है या हुकूमत को है? मैं तो नहीं समझता हम किस बात के ऊपर धीमी अपनी आवाज़ करें। हमारे पास वर्करों की लाशें हैं, मासूम वर्करों की लाशें हैं, शुहदा की कुर्बानी है, हमारा 5000 प्लस कारकुन अभी भी जेल के अंदर है, हमारे मिसिंग पर्सनस हैं, हमारे ज़ख्मी हैं, हम क्यों अपनी आवाज़ को धीमा करें? मैं ऐसी हर ज़ाहिर है अगेन हर इंसान का अपनी एक सोच होती है
होती है और अपना एक नुक्ता नज़र होता है। मेरी सोच और मेरे नुक्ता नज़र के अंदर कोई भी बात धीमी हमें करने की, ऑन द लो टून जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया कि हुकूमत PTI से जो भी मुज़ाकरात करेगी नवाज शरीफ की इजाज़त से करेगी। इतवार तक तो कुछ नहीं हो सकेगा। ये मुज़ाकरात का या मीटिंग्स का आगाज़ तो इतवार तक मुमकिन हो सकता है, लेकिन मुतालबात का तस्लीम किया जाना जो है वो तो 2-3 दिनों में मुमकिन नहीं है। ये मामलात को बेहतर अंदाज से समझने से आरी हैं और इसीलिए इन्होंने अपना भी बहुत नुकसान किया है, मुल्क को भी नुकसान पहुंचाने की जो उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये अपनी इस तहरीक में जो सिविल नाफरमानी की ये चलाना चाहते हैं, इसमें ये बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। सो ये सूरत हाल, सियासी इख्तलाफात का हल आखिरकार आपको पता है, हम सबको पता है, मुज़ाकरात की मेज़ पर ही निकलता है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में ट्रस्ट डेफिसिट का फुकदान, मतलब ट्रस्ट डेफिसिट ऑलरेडी फुकदान है, वैसे डबल हो गया। ट्रस्ट डेफिसिट ही मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट बना है। हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो एतमाद की इस खलीज को मज़ीद गहरा कर देती है। कल इमरान खान और बुश बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया गया है जो 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा, यानी कि कमिंग मंडे को। और अगर इस मुकदमे में बानी PTI को बड़ी सज़ा होती है तो हुकूमत और तहरीक इंसाफ में जारी मुज़ाकरात की कोशिशें ख़त्म ना सही लेकिन मुतासर ज़रूर हो सकती हैं। एट द सेम टाइम ये वो वाहिद मुकदमा है जो बड़ी डेलिब्रेशन के साथ चलाया गया है। मतलब वो जो हैप हैज़र्ड और जल्दबाजी की बात की जाती थी ना बाकी मुकदमात में, इसमें वो सूरत हाल नज़र नहीं आती है। सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वड़ाई साहब, ज़रा हमें समझाएं कि ये हो क्या रहा है। तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना रखी है, अब बानी चेयरमैन ने सिविल नाफरमानी मौखर करके अपनी संजीदगी का जो है वो इशारा भी दे दिया है। हुकूमत की जानिब से भी कुछ लचक है, स्पीकर ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। तो क्या उम्मीद रखी जाए कि ऐसे मुज़ाकरात होने वाले हैं जिनके बाद सियासी कशीदगी में कुछ कमी होगी? मुज़ाकरात हो जाएंगे इसके बाद या नहीं, यही बता दें। नहीं, ज़ाहिर है विश तो यही करना चाहिए कि कशीदगी में कमी आए और जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हों, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस वक्त मुझे नहीं संजीदगी लगती किसी भी तरफ से। उसकी वजह यह है कि जो मुतालबात हैं दोनों तरफ से बड़े गैर माकूल हैं। हुकूमत ये चाहती है कि हमें मुज़ाकरात के नतीजे में 4-5 साल, जितने 4 साल रहते हैं वो मिल जाएं, और PTI ये चाहती है कि ये फ़ौरन हुकूमत ख़त्म हो जाए और हमको हुकूमत मिल जाए। तो मुझे दोनों में माकूलियत नहीं लगती। और दूसरा, मुझे ये नहीं लगता कि मुक़्तदरा भी इस वक्त चाहेगी कि मुज़ाकरात हों। तो बहुत पुरुमीद नहीं है मुज़ाकरात को लेकर वड़ायत साहब। मुज़ाकरात की टेबल पर नतीजा खेज़ गुफ्तगू की अगर बात करें, चलें जो शुरू की गई है, नतीजा खेज़ तो अभी बहुत दूर है लेकिन शुरू तो करने की बात की जा रही है। ये तभी हो सकती है जब सब फ़रीक़ैन के पास देने लेने के लिए कुछ हो। अब हुकूमत के पास ज़ाहिर रिलीफ है देने के लिए, तहरीक इंसाफ के पास भी आपको लगता है कुछ है हुकूमत को ऑफ़र करने के लिए? तहरीक इंसाफ भी अगर देना चाहे तो मसलन बेनज़ीर भुट्टो की तरह, नवाज़ शरीफ की तरह वो भी असम्बली में बैठ के इंतज़ार कर लें और हुकूमत को चलने दें, तो ये बहुत बड़ी हुकूमत को, मुक़्तदरा को फेवर होगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि PTI ये स्पेस जो है गवर्नमेंट को देना चाहिए। एक ये सारी बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मामला जो हैं वो चल रहे हैं, दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने अपना एक इशू उठाया हुआ है और वो हुकूमत के खिलाफ एक ग्रैंड तहरीक की बातें कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हुकूमत ये मामला जल्द निपटा लेगी या एक और चैलेंज आप देख रहे हैं बनता हुआ? देखिए, ये तो 70 साल से चैलेंज है हमारे यहाँ, मिस्टर और मुल्ला का, मजहबी जमातों का और सियासी जमातों का, मज़हब का कितना रोल हो, मज़हब को कितनी जो है स्पेस मिलनी है। तो ये एक पुराना कज़िया है जो चल रहा है और ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता मजहबी तबका पाकिस्तान में मजबूत ही हुआ है, ज़्यादा बाइख्तियार हुआ है। तो लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त हालात इंटरनेशनल में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। उसकी वजह यह है कि जो FATF है, इसी तरह IMF है, वर्ल्ड बैंक है, दुनिया के तहकीकाती इदारे हैं, वो इसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं कि आपके जो मदारस हैं और जो मजहबी तबकात हैं इनको फाइनेंशियली और इनको सियासी तौर पे स्ट्रॉन्ग करने के ख़िलाफ़।
और मुझे ये लगता है कि मुक़्तदरा को इस सेंसिटिविटी है इस हवाले से कि अगर ऐसा किया गया तो कहीं पाकिस्तान भी टारगेट ना बन जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसको रिज़ॉल्व करने के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए मजहबी तबकात को कि एक पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, हमने इसके ऊपर एक शाल सिविलियन ले रखी है, एक छुपा रखा है अपने आप को, तो ये हम इतना एक्सपोज ना करें कि हम भी कुछ प्रेशर्स भी हैं और जाहिर है एक एक्सटर्नल प्रेशर तो सुबह ही हमने देखा। बहुत शुक्रिया वड़ाइद साहब। लेकिन वैसे 5 तो आपको पता है इनिशियल डेथ्स रिपोर्ट हुई थी ग्रीस कश्ती हादसे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब ऑफिशियली सर्च भी खत्म हो गई है फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल और हुआ वही है जिसका खदशा था। नाउ दे आर प्रिज्यूम्ड डेड, तो अब 40 तक बात पहुंच चुकी है, आपको पता है। सो जो लापता पाकिस्तानी थे अब उनको मुर्दा करार दे दिया गया है और लाशें भी नहीं मिली हैं, लाशें भी नहीं मिली हैं। इस तरह के हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद इसी हादसे में 40 हो गई है। यूनानी कोस्ट गार्ड ने समुंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान करते हुए तमाम अफराद को मुर्दा तस्वुर करने का कह दिया है। और ये बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है और सरकारी ज़राए बता रहे हैं कि इस वक्त भी लिबिया में कम व बेश 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं और यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद ये अफराद मुख्तलिफ पाकिस्तानी और लीबिया के एजेंटों के पास हैं और इट डज़ नॉट मैटर टू देम कि वो 40 पहले हमसे गए थे वो डूब गए हैं, हम फिर भी ट्राई करेंगे क्योंकि हो सकता है हम मतलब मरने मारने को तैयार हैं वहाँ पहुँचने के लिए। ये सैकड़ों की बात नहीं हो रही है, ये हज़ारों की बात हो रही है जो लीबिया में मौजूद हैं। एजाज़ सैयद हमारा नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ ज़रा समझाइए, मतलब ये बहुत पॉपुलर रूट है थ्रू लीबिया, इसके अलावा कौन कौन से रूट्स हैं जहाँ से लोग इस तरह डंकी के ज़रिए या इस तरह कश्तियों के ज़रिए दीगर ममालिक में जाते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। अब्दुल्ला, ये एक रूट नहीं है, ये 4-5 रूट हैं। पहले ज़मीनी रूट बड़ा पॉपुलर हुआ करता था किसी ज़माने में, यानी कि यहाँ से लोग जाया करते थे, ईरान जाया करते थे, ईरान से आगे टर्की में दाखिल होते थे और वहाँ पर जो समंदर के रास्ते से दाखिल होने की कोशिश करते थे, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में बाज़ ज़मीनी रास्ते से दाखिल होने की भी कोशिश करते थे। अब ये जो रूट है ये तकरीबन इनएक्टिव हो गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और ईरान ने काफ़ी कोलैबोरेट किया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से, तो इसलिए ज़्यादा ये रूट पॉपुलर नहीं रहा। दूसरा तरीकाकार इंसानी स्मगलर्स ने एक और भी अपनाया, वो ये था कि पाकिस्तान से यूएई का वीज़ा आसानी से मिल जाता था। ये यूएई का वीज़ा लेकर वहाँ से इनको आगे स्मगल कराने की कोशिश करते थे थर्ड कंट्री में, मिसाल के तौर पे लीबिया चले गए या वहाँ से टर्की चले गए या वहाँ से इजिप्ट चले गए, तो उसके ऊपर इन्होंने काम किया और वहीं से डंकी लगा के यानी कि कश्ती के जरिए इन्हें फ्रांस भेजने की कोशिश की, यूनान भेजने की कोशिश की या मेडिटेरेनियन के साहिलों पर जो आबाद ममालिक हैं उनमें से किसी एक में भेजने की कोशिश की। ये भी ख़त्म हो गया इसलिए कि यूएई ने काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग सख्त कर दिया है पाकिस्तान से आने वाले पैसेंजर्स के हवाले से। अब ज़्यादा तरीकाकार क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, अब ये वीज़ा लिया जाता है मोस्टली लीबिया का या फिर इजिप्ट का। पिछला जो कश्ती हादसा हुआ था 2023 में, उसमें आपको याद हो यूएई के जरिए इजिप्ट गए थे ज़्यादातर लोग, कुछ लीबिया भी गए थे, ज़्यादा इजिप्ट गए थे। तो इस दफ़ा आप देखिए कि लीबिया जो है वो ज़्यादा फर्स्ट डेस्टिनेशन बनी है। ज़्यादातर जो लोग हैं लीबिया में इसलिए इकट्ठे होते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट्स हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेटिव्स हैं, उनके जो बड़े सरगना हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं लीबिया में। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि अगर एफआईए की रेड बुक में जाएं तो एफआईए की रेड बुक में एक बंदा जिसका नाम प्रॉप अप होता है, उसका नाम है आसिफ सुनारा, यानी कि ये बैरून गैर कानूनी तौर पे भेजता है, बंदों को भेजता रहा है बहुत ज्यादा, और ये लीबिया में मुकीम है। अभी ये ताल्लुक इनका गुजरात साइड से है और आजकल लीबिया में मुकीम है। तो इनके जो रैकेट है उसके दो साइड्स होती हैं। एक ये है कि गुजरात में, जेलम में, सराय आलमगीर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, इधर गुजर खान में, मंडी बहाउद्दीन में ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं
रिक्रूट करते हैं। अच्छा एजाज, ये जो आप बता रहे हैं कि लिबिया में ही हैं, लिबिया के अंदर कोई क्रैकडाउन नहीं होता? चले हम तो एक क्रैकडाउन हमें तो करना ही चाहिए, लेकिन रूट और बेस तो लिबिया से है, जहाँ से भी लोग क्रॉस ओवर टू यूरोप करना चाह रहे हैं वो एंड अप होते हैं लिबिया, वहाँ से स्टार्ट होती है बात। तो वहाँ कोई क्रैकडाउन नहीं है, नंबर वन। जिस तरह हम बाकी मुल्कों के साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो लिबिया के साथ भी मिल के काम करें, उनके लिए भी तो ये मसला ही है, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई मरने को तैयार है, जिसको पता हो कि जी हमने इस रूट पे जाना है और हम मर भी सकते हैं बट नो प्रॉब्लम, अब उसको कैसे रोका जाए? वो तो कुछ भी तरीका आजमाएगा, जितने रूट बंद करोगे वो कोई तीसरा चौथा पांचवा निकाल लेगा, हो ही जाएंगे सारे। तो अब वी आर जस्ट थिंकिंग हाउ डू यू स्टॉप, क्योंकि जो हम साथ साथ विजुअल्स दिखा रहे हैं और हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, लिटरली बच्चों की तस्वीरें हैं। और इसमें मैंने आपसे अगला सवाल करना है, लेकिन पहले हुमा के सवाल का जवाब दें, फिर ये बच्चे कैसे इमिग्रेशन पास करके ये भी आपसे बाद में हम पूछेंगे। ये आपने ना हुमा बेसिकली एक सवाल में दो बड़े लोडेड सवाल किए हैं। एक तो लीबिया के वाले आपने सवाल किया है, दूसरा आपने कहा कि जी बंदा खुद मरने के लिए तैयार, और मेरे पास दोनों के जवाब है, क्योंकि मैं इन इलाकों में सफर करता रहा हूँ और मैंने लोगों से मिला हूँ। पहली बात तो ये, पहले ये जो लोग मरने के लिए तैयार हैं, ये बात जानना बड़ा जरूरी है। मैं जब पिछली दफा कश्ती डूबने का वाकया हुआ था, तो मैं गुजरात में एक बच्चे के घर गया था जो कि 12-13 साल का था, और ये वो बच्चा था जो अपनी क्लास का शाइनिंग बच्चा था। 8वीं जमात में उसने अव्वल पोजीशन हासिल की थी, नातें पढ़ता था, स्टेज पे आता था, और इसने अपने बाप से, जो कि बड़ा गरीब आदमी था, एक टैक्सी चलाता था वो, और वो भी किसी की, तो उससे मिन्नत की कि मुझे जाने दो, क्योंकि उसका छोटा भाई भी बीमार था, एक कमरे का घर था इनका। तो बाप नहीं माना, तो उसने बाप से सिफारिशें करवाई कि मैं घर के हालात बदल दूंगा, तो मुझे जाने दें। अच्छा, उसके गांव में अगर आप चले जाएं तो एक तरफ छोटे छोटे घर हैं और एक तरफ बड़े बड़े 3-3, 4-4 मंजिला कोठियां बनी हुई हैं, बड़े बड़े बेंगलोज बने हुए हैं। तो जो बेंगलोज में जो लोग रहते हैं, उनमें से अक्सर की कहानी यही है कि वो डोंकी लगा के गए थे यूरोप के किसी मुल्क में, उन्होंने वापस आके, होना तो ये चाहिए था कि वो वापस आते, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते, कोई फैक्ट्री लगाते, लोगों के लिए कारोबार के जायज मौके देते, बल्कि उन्होंने उल्टा काम किया कि उन्होंने आके यहाँ पर एक, जिसे कहते हैं दिखावा, वो दिखावे का काम शुरू, जिससे हमारी जो नस्ल है, जो बच्चे हैं, नौजवान, वो अट्रैक्ट हुए। अब देखिए ना कि लोग दौलत से, इमारत से अट्रैक्ट होते हैं। अब वो बच्चा था, एक तरफ अपना छोटा सा घर देखता था, गुर्बत देखता था, घर में फाके होते थे महीने के आखिरी दिनों में, और दूसरी तरफ बड़े बड़े घर देखता था जो गए हैं डंकी लगाकर इसी तरह, और उन्होंने ये घरों पे होता था, आजकल टिकटॉक पे होता है। एजाज, लीबिया में किस तरह हम कार्रवाई, मुश्तरका कार्रवाई कर सकते हैं, इसका भी जवाब दें। और दूसरा ये कि ये 12 साल का बच्चा यहाँ पे कैसे एग्जिट कर रहा है विदाउट अ गार्डियन, कैसे इसको वीजा भी जारी हो रहा है और ये इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है। इवन इफ दे लाई अबाउट देयर एजेस एंड ऑल, पता चल रहा है, शक्लों से पता चल रहा है कि ये कैसे निकल रहे हैं यहाँ से। ज्यादातर जो लोग इस दफा कश्ती हादसे में हैं, वो नो उम्र हैं, या अर्ली एजेस में हैं, अर्ली 20s में हैं, या लेट 18 टीन एज में हैं। तो ये इसकी जो बुनियादी वजह है, ये FIA की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर चेक रखने की बड़ी जरूरत है। और इस हवाले से बताऊं मैं आपको कि एक बड़े रिस्पॉन्सिबल पुलिस अफसर, बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी पुलिस सर्विस में, एहसान सादिक उनका नाम है, आजकल किसी मनी लॉन्ड्रिंग के इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं। उनकी सरबराही में एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम की गई थी लास्ट ईयर। उन्होंने बड़ी एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की थी, और उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया था FIA के अंदर मौजूद काली भेड़ों को, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो कार्रवाई नहीं हुई। तो वो कार्रवाई नहीं हुई मतलब ये है कि पाकिस्तान से, आपने कहा ना टीन एज को, देखिए वीजा तो आप अप्लाई करेंगे, वीजा की जो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो वीजा तो आपको मिल जाएगा। इशू ये है कि यहाँ से जो एग्जिट पॉइंट है, जहाँ से एयरपोर्ट से उड़ना है, वहां पर FIA इमिग्रेशन ने उन्हें क्यों नहीं रोका। इतनी तादाद में बच्चे जा रहे हैं, और ज़ाहिर वो इकट्ठे तो नहीं गए, वो तो टुकड़ों में जाते हैं, एक एक ग्रुप की सूरत में जाते हैं, 2 बच्चे गए, 4 बच्चे गए, इस तरह। तो सवाल यह है कि वो जो इमिग्रेशन अफसर हैं, वो जो देख लेते हैं और लोगों को गैर कानूनी तौर पे भी रोक लेते हैं, तंग भी करते हैं, इनको क्यों नहीं रोका। तो ये एक पैटर्न है। और अगर आप देखेंगे
इस पैटर्न को, तो आपको पता लगेगा कि ज्यादातर जो मुल्तान एयरपोर्ट है वो इस्तेमाल हुआ होगा, ज्यादातर सियालकोट एयरपोर्ट इस्तेमाल हुआ होगा। इस तरह के यानी कि जो मेन एयरपोर्ट है आपका लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, शायद इस पे कम हो। खैर ये देखने की बात है, क्योंकि लास्ट ईयर जो इस्तेमाल हुए थे वो मुल्तान और सियालकोट एयरपोर्ट इस्तेमाल हुए थे, जो कि मेन स्ट्रीम में उस तरह से नहीं है। तो इसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस हुई थी लास्ट ईयर, उन पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। जो FIA के जो चीफ हैं वो भी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के सीनियर अफसर हैं, तो एक्सपेक्ट ये की जा रही है कि ये जो वाकया हुआ है इसके बाद वो FIA के अंदर भी काम करेंगे। अब FIA के अंदर बहुत जरूरी है एजाज, एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है, मतलब इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसी को हम डाइजेस्ट करें तो अभी बड़ी बात है, बिकॉज ये बड़ी मल्टी प्रोंग्ड इन्वेस्टिगेशन होने वाली चीज है कि बच्चे किस तरह बाहर निकल रहे हैं और इनको जाने दिया जा रहा है। मतलब सबसे पहले तो मैं कहता हूँ सब छोड़ें, ये बता दें कि एक 12 साल का लड़का जो कि बच्चा है, वो अडल्ट नहीं है, वो अपनी जिम्मे, उसके साथ कोई उसका गार्डियन नहीं है, वो कैसे मुल्क छोड़ कर जा रहा है, उसको कैसे वीजा मिल रहा है? मतलब यहाँ तो स्टूडेंट्स को वीजे ही नहीं मिलते। मतलब अब्दुल्ला ये भी तो एक सवाल है ना, वो जा रहा है और इन अ सेंस लीगली ही जा रहा है। पहला जो लेग ऑफ द ट्रिप है उसका वो तो लीगली है ना, उसको वीजा मिल रहा है। कैसे वीजा मिल रहा है? तो ये सारी चीजें नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ऑफ कोर्स जो सहूलतकार लिबिया में भी बैठे हुए हैं, लिबिया एंड पाकिस्तान नीड टू वर्क टुगेदर ऑन दिस, जिस तरह पाकिस्तान ने बाकी। और जब इमिग्रेशन पे बैठे हुए बंदे को पता है कि ये 12 साल का बच्चा लिबिया पढ़ने तो नहीं जा रहा, लिबिया पढ़ने तो नहीं जा रहा ना, तो उस वक्त इन्हें क्यों नहीं रोका जा रहा? या तो उधर भी कोई इन्वॉल्वमेंट है 100%, ऑफ कोर्स। तो ये दीज थिंग्स नीड टू बी लुक्ड इनटू, क्योंकि ये मिली भगत के बगैर ये बच्चे मुल्क नहीं छोड़ सकते, ये बात तो तय है। मतलब आप अपने 14-15 साल के बच्चे को लाहौर कराची अगर इमरजेंसी में ट्रैवल कराने की कोशिश करें, 6 सवाल करते हैं आपसे, और करने भी चाहिए। आए थे उनको रोक लिया था, करने भी चाहिए। भाई किधर हैं आपके पेरेंट्स? और ठीक है, बड़ा अच्छा किया, सवाल किया, खैर दे हैड ऑल द पेपर वर्क एंड एवरीथिंग, लेकिन रोके, पूछे मुल्क से बाहर भेज रहे हैं आप इन बच्चों को यार। अच्छा, वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस, ऑल्दो ये बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है एंड वील कीप एट इट, लेकिन अभी आपको बताएं, ये जरा सुने ये क्या हो रहा है। भावलपुर में जी साबिक हॉकी ओलंपियन हमारे समीउल्लाह खान, उनका मुजस्मा लगा हुआ था, उसके इर्द गिर्द एक बाड़ है, और कोई ये देख लें कि वो ये देखने से ताल्लुक रखता है, हिफाजती बाड़ जो है वो उतार के ले गया। मैं कहता हूँ वैसे एक बात बताएं, बड़ी बात है कि हॉकी छोड़ गया, ये बड़ी बात है। लोहे की नहीं होगी, फाइबर की होगी ना, इसलिए छोड़ गया। अदरवाइज एक तो ये एस्थेटिकली इंतहाई अगली लगता है हर चीज के इर्द गिर्द बाड़ लगा देना, मतलब इस मुजस्समे के इर्द गिर्द बाड़ की कोई जरूरत नहीं थी। पहली बात ये है, हाँ पहली बात ये कि इसके इर्द गिर्द बाड़ की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चलो ये भी समझ लूं कि ये हमें बड़ा शौक है ना हर चीज को प्रोटेक्ट कर लो। मैं नए पार्क खोलते हैं हम और उसको पे ताला लगा देते हैं, जी, और ताला लगा देते हैं, कोई अंदर जा ना सके, तो आपने खोले क्यों थे? लेकिन चलो इन दिस केस आई विल बिलीव कि शायद जानवर वगैरह ना आ जाए, जानवर नहीं आ रहा है, ठीक है अब्दुल्ला, बट स्टिल इधर ये देखो ना कि हम किस नहज पे पहुंच गए, किस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम वो चोरी करके ले जाएंगे। हमारे कौमी हीरो हैं, मतलब हमारा जिसने ये बाढ़ उतारी है वो होश में नहीं होगा ना। काफी होश में, ठीक ठाक है, उसको एग्जैक्टली पता है कि वो उसने कहां से खींचना है, और फिर मुसीबत से उठा के भी लेके जा रहा है। बट ही डिड इट। ज्यादातर मनशियात के जो आदी अफराद होते हैं वो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। एक्चुअली मुजस्मा भी अगर इस पे डैमेज हो जाता, जो थोड़ा बहुत तो हुआ होगा, आई एम श्योर, बट इट डजंट मैटर टू हिम। उसको जो चीज चाहिए थी वो ले गया। जी जी, FIR हो गई है, मगर मुंह इतना छुपाया हुआ है उसने, आगे कहीं CCTV कैमरे हो तो शायद नजर आए। अच्छा ये वैसे उसने भरपूर, मतलब हम कह रहे हैं कि मनशियात के आदी अफराद, उसने टोपी भी पहनी हुई है, शॉल भी पहनी हुई है ना, मतलब इस तरह की कवरेज है कि कहीं से नजर ना आए। मतलब दिस कुड बी एनीबॉडी। खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे, वहाँ अमन अमान का मसला हर गुजरते दिन के साथ मजीद संगीन होता जा रहा है। खासतौर पर ज़िला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। कई माह से बेअमनी, कर्फ्यू, शदीद तरीन कशीदा हालात ने पूरे इलाके को मसाइल का गढ़ बनाया हुआ है। गुज़श्ता 2 महीनों में 150 से ज़ायद लोग जाँ बहक, दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं। मरकज़ी सड़क 72 रोज़ से बंद होने की वजह से ज़िला कुरम का बाकी सूबे से तकरीबन राब्ता कट गया है। खाने पीने की बुनियादी अशिया के साथ अद्वियात की भी शदीद किल्लत है। और PTI हुकूमत का कहना है कि जरगे के ज़रिए इलाके में अमन अमान कायम रखने की कोशिश हो रही है। 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान कायम रखना सूबाई हुकूमतों की ही बुनियादी जिम्मेदारी है। यही वजह है
सियासी मुखालिफिन तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सियासी मामलात में उलझ कर अपनी असल जिम्मेदारियों से गफलत बरत रही है। ये बहुत सी चीज़ें हो गई कि खाने पीने की भी चीज़ें जो है हो रही हैं। वी नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। तो हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट अली अफजाल से पूछा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ये वो बता रहे हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कबायली अजला की तरह ज़िला कुर्म में भी बार बार बदअमनी के वाक़यात पेश आते रहते हैं, लेकिन इस बार मुसाफिर गाड़ियों की कन्वाई पर फायरिंग के वाक़यात और झड़पों के बाइस जो सूरत हाल बनी है ज़िला कुर्म में, वो इंतहाई अज़ियतनाक है आवाम के लिए। तकरीबन 70 रोज़ से अमदरफ्त के रास्ते बंद हैं। मेन पेशावर परशनार शाहराह बंद है और पाक अफगान सरहद की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। बाज़ारों में अशिया खुरनोश, तेल, गैस और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के अलावा अद्वियात तक ख़त्म हो गई हैं, जिससे मरीज़ों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक 29 बच्चे इलाज न मिलने के बायस और सहूलियात न मिलने के बायस दम तोड़ गए हैं, लेकिन आज़ाद ज़राए के मुताबिक जहाँ बाग बच्चों समेत दीगर मरीज़ों की तादाद इससे भी ज़्यादा है, जो कि इलाज और सहूलियात न मिलने के बायस जहाँ बाग हो गए हैं। दूसरी जानिब हालात मामूल पर लाने के लिए ग्रैंड अमन जरगा की जानिब से भी कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोहाट में ग्रैंड अमन जरगा और परिकैन के हमायदीन ज़िली इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत के ताउन से मुज़ाकराती अमल जारी रखे हुए हैं, लेकिन ताहाल किसी ख़त्मी नतीजे पर जरगा नहीं पहुँचा है। मुशीर हैं वज़ीर आला के खैबर पख्तूनख्वा में बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर सैफ, शुक्रिया आपका। ज़िला कुर्म के हालात से मुताल्लिक बड़ी तशवीशी है सबको और तशवीशनाक रिपोर्ट्स भी हैं। सबसे पहले उन्हीं पर वजाहत चाहेंगे। ख़बरें गर्म हैं कि अद्वियात की किल्लत है, अशियाए ज़रूरिया की किल्लत है, कई अफराद इंतकाल कर गए हैं, दवाएँ नहीं मिलेंगी तो ज़ाहिर है कैजुअल्टीज़ होंगी। आपके पास क्या इत्तलात पहुँच रही हैं? ये इतलात बिल्कुल गलत है। अद्वियात की किल्लत वहाँ बिल्कुल नहीं है। हमने वहाँ पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए कई सॉर्टीज़ करवा कर अद्वियात वहाँ पहुँचा दी हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाड़ा चिनार में भी अद्वियात मौजूद हैं और उसके अलावा ख़ास तौर पर जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, इमरजेंसी मेडिसिन है, वो सब की सब वहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ हमने वैक्सीन्स का भी काफ़ी बड़ा स्टॉक जो है वो वहाँ पे पहुँचाया हुआ है, जो तकरीबन अगर कोई वबा ना फैली हो तो 6 महीने के लिए वो काफ़ी है। साथ ही साथ इमरजेंसी मेडिसिन के अलावा जो दीगर अद्वियात हैं, जैसे डायबिटीज़ की, शुगर की या कैंसर वगैरह की बीमारियों की, वो भी वहाँ पर हम पहुँचा रहे हैं। और वहाँ पर ख़ास तौर पर जो केमिस्ट्स हैं जो प्राइवेट काम करते हैं मेडिसिन का, उनको भी हमने फैसिलिटेट करने का प्रोसेस शुरू किया हुआ है, राब्ते हैं। तो इसलिए ये बात जो कही जा रही है कि वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं और लोग इसकी वजह से जाँबाक हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो सीरियस पेशेंट्स थे जिनको वहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत थी या इलाज की सहूलत वहाँ मौजूद नहीं थी, उनमें से कईयों को एवैक्यूएट किया गया है। 4 के करीब ख़वातीन एवैक्यूएट हुई हैं वहाँ से, जो बीमार थीं, ज़ख्मी थीं और कुछ बीमार थीं। एक मरीज़ जिसको हार्ट का प्रॉब्लम था उसको भी एवैक्यूएट किया गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। चलिए बैरिस्टर साहब, ये तो अच्छी बात है जो आप अपडेट दे रहे हैं कि इतने शायद बुरे हालात नहीं हैं और आप बाज़ाते खुद जो है सारे मामले को देख भी रहे हैं। जिरगे बुलाए गए हैं, फायरबंदी का फैसला हुआ है, असला छोड़ने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन रास्ते नहीं खुले। तो मरकज़ी शाहराह जो वहाँ की है वो 72 दिनों से बंद है। क्या रुकावट है कि रास्ते खुल जाएं? देखें, रास्ते यकीनन जो टल से पाड़ा चिनार तक रास्ता है उसमें कोई 20 किलोमीटर का रास्ता बंद किया गया है और उसकी बुनियादी वजह वो कॉन्वॉय पर अटैक था जो 21 नवंबर को हुआ, जिसमें तकरीबन 44 अफराद शहीद हुए और काफ़ी बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी हुए। उस वाक़े के बाद चूँकि मामले की हसासियत थी तो इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए ये रास्ता बंद है
और उसकी अब जो इस वक्त जरगा हो रहा है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों मुतहारिफ फ़रीक़ैन में हुकूमत की सरपरस्ती में, वो इस इशू को देख रहे हैं। रास्ते का खोलना सबसे अहम अंसर है इस तमाम मुज़ाकरात का, लेकिन रास्ते को खोलने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, मुतहारिफ फ़रीक़, ये जो इनके पास हैवी असला है, भारी हथियार हैं, वो हुकूमत के साथ जमा करवाएं, सरेंडर करवाएं, क्योंकि जब तक असला दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी के पास हो या दोनों पार्टियों के पास हो तो पुरअमन अमन का क़याम नामुमकिन सी बात है। हमारी ये एक अंडरस्टैंडिंग है और ये काबीना का, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना का फैसला था कि दोनों जो फ़रीक़ैन ने मोर्चे बनाए हैं, बंकर्स बनाए हैं सड़क के दोनों अतराफ, उनको भी मस्मार किया जाए। दीगर इलाकों में, सड़क से दूर भी जिन इलाकों में बंकर्स हैं वो भी मस्मार किए जाएं मुकम्मल तौर पर, और हैवी वेपन्स जो हैं वो, भारी असला, वो भी हुकूमत को हैंड ओवर किया जाए। जब तक अब ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो रास्ता खोलना ख़तरे से खाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब फ़रीक़ैन इस बात, तकरीबन तमाम जो उमूर हैं उन पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। सिर्फ एक फरीक को थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसके लिए उन्होंने अपने दीगर जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकात का और उनसे मशावरत के लिए वक्त मांगा है, जो कि जिरगा ने उनको दिया है। तो हम समझते हैं कि इनकरीब ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा, वो वापस आएंगे, और जैसे ही सरेंडर का प्रोसेस शुरू होता है, वेपन्स की सरेंडर का और वेपन्स की हैंडिंग ओवर का, तो इंशाल्लाह फिर हम रास्ते भी खुल जाएंगे और सारा मामला जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। सो अब हम क्या उम्मीद रखें, कब तक ये मसला मुकम्मल मुस्तकिल तौर पर हल हो सकता है? जल्द से जल्द। हमारी तो भरपूर कोशिश है कि हम जल्द से जल्द इस मसले को हल करें। जिस पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो, मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी के रिलेटेड तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो हुकूमत ने उनको हर तरह की यकीन दहानी कराई हुई है, बार बार कराई जा रही है कि आपको जब आप असला सरेंडर करेंगे तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुकूमत संभाल लेगी और इंशाल्लाह जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाएगी। मसला यह है कि अगर किसी एक भी पार्टी के पास असला मौजूद है तो हुकूमत इस तरह की सिक्योरिटी की गारंटी देने से कासिर होगी, क्योंकि जब एक फरीक के पास असला होता है तो वो यकीनन फिर अमन के लिए एक ख़तरे की अलामत है। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों फ़रीक़ैन असला सरेंडर करेंगे तो और बंकर्स मस्मार करेंगे ताकि वो जो एक जंगी सूरत हाल है वो ख़त्म हो, तो तभी अमन की तरफ पेशरफ्त हो सकेगी, रास्ते भी खुल जाएंगे और बाकी मसाइल भी हल हो जाएंगे। बैरिस्टर साहब, आप हमारे साथ हैं तो एक सियासी सवाल तो बनता ही है, तो आपसे पूछ लें कि तहरीक इंसाफ के बाद अब हुकूमत की जानिब से भी मुज़ाकरात वाला मामला जो है वो कुछ संजीदा लिया जा रहा है और स्पीकर हिमसेल्फ वो इस काम के लिए हाजिर हैं, एटलीस्ट कह तो रहे हैं। तो अब मुज़ाकरात शुरू करने में कोई रुकावट तो नहीं है? अब सब ठीक है, शुरू हो सकते हैं मुज़ाकरात? देखें, अगर स्पीकर साहब संजीदा हैं तो स्पीकर साहब को फिर PTI को और जो हमारे जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें दावत देनी चाहिए कि वो आएँ और टेबल पे बैठें और जो हमारे मुतालबात हैं उन पर वो कोई प्लान बनाएं, कोई लाहे अमल बनाएं और उस पर फिर अमल दरामद भी करवाएं। हम तो तैयार, जब से इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है तो हमारे पास तो ये मैंडेट है कि हम बात करें, उसमें हम जो अपोजिशन जमातें हैं और जो मैं तो समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट के अंदर जमातें हैं और जो बाहर की अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ भी हमारी बात होनी चाहिए ताकि हम एक मुत्तहिदा अपोजिशन की शक्ल में इन मसाइल के हल के लिए और मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जदोजहद करें। शुक्रिया आपका मुशीरियत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ हमारे साथ थे। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काहिरा में D8 सरबराही इजलास के लिए मौजूद हैं जहाँ वो आज मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म D8 सरबराही इजलास में खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म ग़ज़ा और लबनान में इंसानी बहरान और तामीर नौ के चैलेंजेस पर इजलास से शुरका से बात करेंगे। वज़ीर आज़म की इंडोनेशिया के सदर, बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म की ईरान और तुर्किया के सदूर, मिस्र के सदर से भी दो तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात की है और वज़ीर आज़म ने काहिरा में D8 सरबराही इजलास के मौके पर दीगर मुलाकातें भी कुछ की हैं। हाँ जी, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये बिल्कुल चल रही हैं और मुलाकात
एक और चीज़ जिस पे हम ज़रा इसलिए भी बात करते हैं बिकॉज एवरीबडी इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू इट, और ऑलमोस्ट एक समझे अब्दुल्ला मैं इसको कह सकती हूँ एक जोक ही बन गया है, बिकॉज ये जोक बन चुका है। इंटरनेट की इंटरनेट की स्पीड एक जोक बन चुका है। तो इंटरनेट की स्पीड में जी कमी पर हुकूमती इत्तेहादियों का सब्र भी जवाब दे गया है। थैंक गॉड कि कोई ना कोई तो बोल रहा है हमारे साथ साथ। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास में कल हुकूमत को आड़े हाथों लिया और पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि इंटरनेट का ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा। बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि सत्यानाश ही हुआ है, और ना एक्स चल रहा है, वो खैर चल ही नहीं रहा, और ना वाई चल रहा है, ना जेड चल रहा है, ना वॉइस नोट खुल रहा है, उन्होंने तो सब ना तस्वीर, ना कारोबार, ना बच्चों की तालीम। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। शाजिया मरी साहिबा का भी कुछ ऐसा ही कहना था। शाजिया मरी भी इंटरनेट स्लो डाउन पर शदीद बरहम दिखाई दी और बोली हुकूमत के डिजिटल नेशन बिल पर उन्हें हंसी आ रही है। अब उनका क्या कहना था ये खुद ही देख लें। इस मुल्क में आईटी का क्या निज़ाम है, इंटरनेट की क्या हालत है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूज़र्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है, ये कहा जाता है। फायरवॉल सुन के हमारे कान पक गए। जो कादिर पटेल ने कहा हर चीज दुरुस्त है, जवाब नहीं मिल रहा। शाजिया मरी साहिबा बिकॉज हम तो महीनों से पूरा साल ही गुजर गया ये पूछते हुए कि यहाँ हो क्या रहा है, और मतलब आज तो यूज करना शुरू नहीं किया। ये जो LT है 4G LT व्हाटएवर यू कॉल इट, ये सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी दफ़ा होता है कि अब हम रिलाई करते हैं किसी भी खबर को लेने के लिए जियो न्यूज़ लाइव यूट्यूब पे लगा लेते हैं व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, यू नो, नॉट अराउंड। इतना अजियतनाक था कल ये मेरे लिए खोलना और इसको देखना। हर 2 मिनट बाद यूट्यूब स्ट्रीमिंग रुक रही थी, हर 2 मिनट बाद यूट्यूब स्ट्रीमिंग बन चुका है। अच्छा, वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ने अरकान को असेंबली को मुतमईन करने की कोशिश ही की उन्होंने, और कभी स्पीड कम होने को तस्लीम किया और कभी इसमें इजाफे का दावा किया और इसे वजारत दाखिला और PTA हुकाम का मसला करार दिया। उसके बाद फिर अपने सर से भी उतार दिया, और आखिर में जब कुछ समझ नहीं आया तो वही मुल्क की सलामती की बातें उन्होंने की। What has that got to do with this? और रवायती बड़ी मुश्किल नौकरी है वैसे आपकी शिज़ा फातिमा। ये हम पहले हम ये कह चुके हैं। इस बार इनका क्या कहना था, जरा ये भी सुन लें। ये जो पर्टिकुलर केस है इज अ डायरेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टू PTA, और ये जो भी अब उनके कंसर्न्स उन्होंने उसके अंदर रेज किए हैं उसके बिहाफ पे PTA ने X को बैन किया है। X की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज X ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। सर, नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। एंड विद द ट्रांजिशन ऑफ पैराडाइम्स, वेदर इट्स इकोनॉमिक पैराडाइम और सिक्योरिटी पैराडाइम, जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। यूज़र एक्सपीरियंस में हम डिनाई नहीं करते कि देयर हैव बीन चैलेंजेस इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है, और उससे जो यूज़र्स हैं सर मुझे जवाब तो देने दें। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं। हमारे मुल्क के अंदर फाइबराइजेशन 2% से कम है। सिक्योरिटी के लिए भी जब इंटरनेट बंद किया गया, फिक्स लाइन नहीं बंद हुई। इतनी लंबी तकरीर सुन के मुझे लग रहा था कि मैं तरस गया था कल अपनी YouTube स्ट्रीम करते हुए कि मेरा कोई इतना लंबा बयान किसी भी रहनुमा का विदाउट रुके चल जाए। तो शिज़ा साहिबा, हमने आपका बयान पूरा विदाउट एनी बफरिंग चलाया है, पूरा चला दिया है हमने। तो शिज़ा फातिमा साहिबा की वजारतें जो है ना वो अरकान असेंबली को तो छोड़े, खुद स्पीकर को भी मुतमईन ना कर सकी, और स्पीकर का कहना था कि जब इतने सारे मुअज़्ज़ज़ अरकान जो हैं वो एक बात कह रहे हैं तो ठीक ही होगी।
मतलब सर कह रहे हैं, लेकिन मतलब उन्हें लगता है कि शजा साहिबा या कोई भी जब इनकी तरफ से बात करने के लिए आते हैं उन्हें लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं और हम सारे बोंगियां मार रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। दूसरा पे ये कौमी सलामती एंड ऑल दैट, पहले तो केबल कोई खराब हुई थी, आप डिसाइड तो कर लें कि प्रॉब्लम क्या है और आपने क्या कहना है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, हुकूमत ने पार्लियामेंट को इंटरनेट की सूरत हाल पर आगाह किया और बताया कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा सर, आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, आप भी इंटरनेट यूज़र हैं, खुद हुकूमत भी है, आपको नहीं लग रहा कोई मसला है इंटरनेट के साथ आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जितनी भी कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, इसमें अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो PMLN ने किया है। वो सड़कें हों, मोटरवेज़ हों, वो आपका इंटरनेट और आपकी ये सारी मोबाइल जो फैसिलिटीज़ हैं, ये हमने इसमें 3G 4G, तो हमें इस बात का एहसास है कि जदीद दुनिया में तरक्की के लिए ये सहूलत हर एक को होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये इस वक्त सहूलत दुनिया में सस्ते तरीन इंटरनेट अवेलेबल है पाकिस्तान में। हाँ, कुछ इसकी स्पीड के और बाकी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उन्हें हल किया जा रहा है और वो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, बात तो वैसे हमने सर आपसे कोई और पूछी थी, बट एनीवे चलें। शिजा फातिमा साहिबा जो हैं उन्होंने बताया कि ट्विटर एक्स पर तो पूरे पाकिस्तान के सिर्फ 2% जो हैं वो लोग हैं और इसकी बंदिश, इजहार राय पर कोई बंदिश नहीं है। तो अगर ये असूल बना लिया जाए तो अब हम पाकिस्तानी ये उम्मीद छोड़ दें कि ट्विटर एक्स जो है वो कभी खोला जाएगा, और वजीर आजम का भी यही फैसला हम समझें, जबकि वो खुद हैं वहाँ, वो खुद बयान उधर ही दे रहे होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानियों के लिए शायद नहीं होते क्योंकि हम तो नहीं खोल सकते ना एक्स। देखिए, पूरी दुनिया में आप बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी हम एग्जांपल्स देते हैं। दुबई दुनिया का एक जदीद तरीन शहर है। इसी तरह आप अमेरिका देख लें, अगर वहाँ टिकटॉक पे पाबंदी किसी वक्त लग जाती है, या इसी तरह बाकी कई यूरोप के ममालिक इसी तरह की कई सॉफ्टवेयर, कई ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं उन पे पाबंदी कई वजूहात हो सकती हैं, सिक्योरिटी की वजूहात हो सकती हैं, बाकी कई मामलात हो सकते हैं। तो अगर ये लग सकती है तो मेरा ख्याल है कि इसको इस नज़र से देखना चाहिए कि ये वाहिद तरीका नहीं है इजहार राय की आज़ादी का। बहुत सारी और चीज़ें जो कि हर एक की दस्तरस में है। पाकिस्तान में जो इजहार राय की आज़ादी है वो मुतासर इसलिए भी हो रही कि रेगुलेट नहीं सही तरह किया गया। सोशल मीडिया पे जिसकी मर्जी आप पे इज्जत उछाल दें, जो मर्जी सही या गलत खबर आप दें और उसके बाद तमाशा बना दें पूरे मुल्क में। आप ये देख लें, ये सब कुछ तो यूके में भी इसी तरह की गलत खबरों से, फेक न्यूज़ से हुआ। और ये आप पंजाब में एक जो बच्ची से ज़्यादती का मामला है, इसी तरह अब जो एक सियासी हंगामे और बगावत सा समा इस्लामाबाद में था, उसमें जो फेक न्यूज़ से पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया गया। तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट ज़रूर करने की ज़रूरत है। इज़हार राय की आज़ादी के साथ हैं हम, और कभी पाबंदी हो नहीं सकती हमारी सियासी। तो ये पुराना आर्ग्यूमेंट होगा तलाल चौधरी साहब, लेकिन बिल्कुल इट डजंट मेक सेंस कि जब ऐसी चीज़ों पे बात होती है तो बाकी मुल्कों से कंपैरिजन हो जाता है। बाकी मुल्क बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ें अपने जो लोग हैं ना आवाम को, तो लिहाजा एक दो चीज़ें अगर ना काम कर रही हो तो दैट्स ओके। और क्लैरिटी भी चाहिए ना कि क्या चल रहा है। और बाकी मुल्कों में जहाँ आपने कुछ बात की है, सब में 5G है। कंपैरिजन तो खैर बनता ही नहीं है। अच्छा जी, अब ये भी बता दें कि आपकी इत्तेहादी जो जमातें हैं उनको भी शिकवा रहता है कि बड़े फैसलों पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया जाता। दिस वाज आल्सो वन ऑफ देम। तो इंटरनेट वाले मामलात भी इसकी मिसाल हैं। तो क्या आपको ज़ाती तौर पर लगता है कि एक इत्तेहादी हुकूमत ज़्यादा अरसा इस तरह चल सकेगी? इत्तेहादी जमातों को फैसला साजी में शरीक कर लेना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? देखिए, तकरीबन सारी इत्तेहादी जमातें बड़े जो फैसले हैं उन पे ऑन बोर्ड होती हैं, और जो पार्लियामेंट की कमेटियां हैं, नेशनल असेंबली की या सेनेट की, उसमें तमाम पार्टियों की तकरीबन उसमें नुमाइंदगी होती है। और इसलिए उन कमेटियों की हद तक, और इसी तरह सवालों जवाब की हद तक, और इसमें बाकी जो आपके पॉलिसी मैटर्स हैं उसमें तमाम इत्तेहादी जमातों को हम ऑन बोर्ड लेते हैं। और इसी वजह से ये जो साइबर
क्राइम के हवाले से, इसी तरह सोशल मीडिया पे रेगुलेट करने के हवाले से सूबे जो हैं वो अपनी कानून साजी भी कर सकते हैं और उन्हें करनी चाहिए। पाकिस्तान में फ्रॉड हो, पाकिस्तान में लोगों की इज्जत को उछालना हो, और यहाँ पर अदारों के इमेज की बात हो और आपके मुल्क के इमेज की बात हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नए कवानीन इसके लिए रिक्वायर्ड है। नई इसमें हुकूमत को नए बहुत सारी और टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। बहरहाल अगर कोई इसको ये समझता है कि इज़हार राय पर ये पाबंदी है तो ऐसी बात नहीं है। चलिए, आप ये नहीं समझते, लेकिन ये उसमें रुकावट तो है सर्टनली। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर साहब, वज़ीर IT ने पार्लियामेंट में ख़िताब किया, बताया कि इंटरनेट वाले मसाइल हैं क्या, और इतने नहीं हैं जितना शोर मचाया जा रहा है। हमें शौक़ तो मतलब नहीं है बार बार इंटरनेट की बात करने का। आज से पहले ये बात क्यों नहीं की जा रही थी कि पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला है? मसला है तो बात की जा रही है ना, ज़ाहिर हल तलब भी है। कैसी उम्मीद रखनी चाहिए हमें इस मामले को अब यहाँ उठाया जा रहा है इससे? देखें, ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसका हमेशा से ये मसला रहा है कि ये जो काम करते हैं फिर उसको डिफेंड करते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। माजी का अगर हम देख लें, पीका के हवाले से जब ये कानून बना था तो सबसे ज़्यादा ये मुस्लिम लीग नून की उस टाइम हुकूमत थी। 2016 में उन्होंने दिफा किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखे जिस तरह पीका के कानून को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह जो तनकीदी जो आवाज़ें थी उनको बंद करने के लिए पीका का इस्तेमाल किया गया, लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए, तो ये उससे इन्होंने सबक नहीं सीखा। और अब भी ये जो डिजिटल गवर्नेंस के हवाले से मुख्तलिफ कानून साजियाँ और जो मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसकी इम्प्लीकेशंस भी उसी तरह ही होंगी जैसे माजी में पीका के हवाले से थी। ये धड़ाधड़ कानून साजियाँ कर रहे हैं और डिजिटल गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन किसी स्टेक होल्डर को, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो, या फिर उससे जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको किसी को भी ना तो ये कि कंसल्ट किया जा रहा है और ना ही उनसे ये कोई फीडबैक या इनपुट ली जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये आगे इसकी फिर जब ये इम्प्लीकेशंस आएंगी तो फिर ये इनकी हुकूमत की आंखें खुलेंगी। अगर अब ये इंटरनेट वाला मसला हो, पीका या डिजिटल सिक्योरिटी वगैरह की बातें हो, हर मामले में कौमी सलामती की एक टर्म जो है वो इस्तेमाल करके सबके मुंह बंद कर दिए जाते हैं। और क्या आपके ख्याल में क्या इसकी ज़रूरत कहीं महसूस नहीं होती कि नेशनल सिक्योरिटी की कोई डेफिनेशन ही बना दी जाए और इसके बगैर काम चल जाएगा? बिल्कुल, ये जो अभी हुकूमत की तरफ से एक नई अथॉरिटी बनाई जा रही है और डिजिटाइजेशन के हवाले से बात हो रही है, और इस हवाले से जो बिल बनाया गया है, ये कहा जा रहा है कि एक जो अथॉरिटी भी बनाई जाएगी इस हवाले से सेंट्रलाइज, जिसमें सारा डाटा तमाम पाकिस्तानियों का वो किया जाएगा, सेंट्रलाइज उसको स्टोर किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से देखें, इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अगर हम पॉजिटिव्स के हवाले से वो करें तो ये एक सेंट्रलाइज हर एक इंडिविजुअल या एक शहरी की डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट की जाएगी। आपकी कोई भी ट्रांजैक्शंस होंगी, आपके किसी भी हवाले से, चाहे वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो बिजनेस के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, कोई भी होगी, आप ये डिजिटल ये जो आपकी जो एक आईडी क्रिएट की जाएगी उसके ज़रिए सेंट्रलाइज जो डाटा है वो हुकूमत के पास आ जाएगा। एक हवाले से तो ये अच्छा है कि ये जो दूर दराज से लोगों को आना पड़ता है दूसरे शहरों से, वफाकी दारुल हुकूमत हो या सूबाई दारुल हुकूमत हो, वहाँ पे उससे छुटकारा मिल जाएगा। घर बैठे ही शहरी अपना तमाम काम जो है वो डिजिटली वो कर सकते हैं। और दूसरा इससे ये है कि ब्यूरोक्रेसी से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो नेगेटिव पहलू हैं हमें उसके हवाले से भी देखना चाहिए कि जो नेगेटिव पहलू में सबसे मेन बात यह है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो हर जगह पे यकसा नहीं है। इससे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, ख़ासतौर के ऊपर दूर दराज रहने वाले जो इलाकों में जो शहरी हैं, उनके पास ना तो इंटरनेट की वो एक्सेस है और ना ही डिजिटल ये इस तरह की लिटरेसी है, तो वो इस सारी उससे महरूम रह जाएंगे। फिर उसके साथ साथ जो दीगर इस तरह के मामलात हैं डिजिटल सिक्योरिटी के हवाले से भी कि आपके सर्वेलेंस होती रहेगी, तो ये जो चीज़ें हैं मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत को इस हवाले से तमाम। थैंक यू। क्या होता है एक और अहम मामला जिसको हमने इब्तिदा में बात भी की थी, अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी है। दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल भी आया है पाकिस्तान के, जिसमें इसे मुतासिबाना इक़दाम कहा गया है और ये भी
भी कहा गया है कि खत्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है वो इससे बिगड़ेगा। इसी पे बात करते हैं। साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित साहब, इसकी टाइमिंग को देख लीजिए। अभी सदर ट्रंप ने अपनी जिम्मेदारियाँ संभालनी हैं, अमरीका में एक नई एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे हम इसे ट्रांसलेट करें, ये जो ऐलान किया गया अमरीका की तरफ से इसे इस वक्त में? जी, ये बड़ी हैरत की बात है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाने से पहले इस किस्म की इक़दाम ले रही है। और इससे पहले आपको याद होगा कि चाइनीज़ कुछ ऑर्गेनाइजेशन से इसी किस्म की पाबंदियां लगाई गई थी। तो इससे तो एक तासुर यही मिलता है कि भारत जो है अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जोरों पे है, और वो पाकिस्तान और जो चाइना की जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इवॉल्व हो रही है, ऑब्वियसली उसको किसी तौर पर मस्बत अंदाज से नहीं देखते। लेकिन ये बात ये हकीकत है, और दफ्तर ख़ारजा ने बड़े वाज़ेह तौर पे अपने जो कल बयान किया, रिएक्शन बिल्कुल मुनासिब रिएक्शन है कि हमने तो देखिए कभी भी जहाँ तक हमारा पूरा डिफेंस और मिसाइल प्रोग्राम है वो बिल्कुल डिफेंसिव नेचर का है, और कहीं भी ऐसे शवाहिद नहीं मिलते कि हमने उसकी हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन में कभी हमने पार्टिसिपेट किया हो या हम इन्वॉल्व हो। तो ये बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि अगर आप रीजनल डायनामिक्स में देखिए, जो सिक्योरिटी डायनामिक्स में, तो ग्लोबल जो इस वक्त सूरत हाल बनती जा रही है, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको लेना चाहिए। और बाकी पाकिस्तान अपना प्रोग्राम मेरे ख्याल में अब इतनी हमें सलाहियत हो गई है कि हम इन सेक्शंस के बावजूद भी जहाँ तक अपना डिफेंस है और जो हमारा डिटेरेंस है उसको हम क्रेडिबल रखें, बट एट द मिनिमम लेवल उसे सर्टनली मेक श्योर कर सकते हैं। अब तो बस सब हमें रिस्पांस क्या देना चाहिए इसका? ऑब्वियसली वहाँ से तो ये एक बात आ गई और रिस्पांस दफ्तर खारजा ने तो दे दिया, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट? ये ट्रांसलेट इनटू एक्शन किस तरह होता है? देखिए हुमा, ये एक प्रोसेस है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि सफारतकारी कोई इवेंट नहीं होता। इससे एक बात तो बड़ी वाज़ेह महसूस होती है कि पेंटागन और जो स्टेट डिपार्टमेंट हैं, they still do not really take पाकिस्तान, मतलब उस कैटेगरी में हमें नहीं देखते। यहाँ हमारी सफारतकारी में थोड़ी मुझे बहुत कमजोरियाँ लगती हैं कि हम आज तक उनको ये कन्विंस नहीं कर पाए कि हमारा प्रोग्राम डिफेंसिव है। और जब आप देखिए दूसरी तरफ भारत को, जो कि S-400 ट्रायम्फ बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम रूस से ले रहा है, और वो बिल्कुल ना 2017 का जो काटसा उनका एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, उसके थ्रू भी उनको लाइसेंस दिया हुआ है कि ठीक है जी आप उनसे भी ले लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा अपनी डिप्लोमेसी में बहुत मिलिट्री और पॉलिटिकल साइड पे थोड़ा सा उसमें जान डालनी पड़ेगी। अमेरिका में खास तौर पर जो वहाँ पे लॉबिंग सिस्टम है उसको भी तेज करना पड़ेगा। और फिर दूसरा, पता नहीं हुकूमत कितनी कामयाब है लॉबिंग में, लेकिन एक हमारे यहाँ की एक सियासी जमात बहुत कामयाब है लॉबिंग में, अमेरिका में लॉबिंग करने में। हम देख रहे हैं कि जो नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बहुत सारे नॉमिनेटेड लोग हमारे इंटरनल मामलात पे कमेंट कर रहे हैं, पैगामात छोड़ रहे हैं। और ट्रंप का एक अपना मिजाज भी यही था कि वो भारत के ज़्यादा करीब हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो हम आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन से क्या तवक्को रखें? देखिए बड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है। मेरे ख्याल में वो मोदी के बहुत करीब हैं। उन्होंने एक पर्सनल इक्वेशन भी बनाई है जो ट्रंप की पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो भारत और अमेरिका के जहाँ तक ताल्लुकात की बात है वो तो बढ़ते ही रहेंगे, उसमें तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा। वो कि इकोनॉमिक साइड पे कुछ टैरिफ वगैरह के इश्यूज आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो तो आगे जाती रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हमें अभी से कुछ तैयारी करनी चाहिए, जिसका हमें बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से एंटी पाकिस्तान लोग मौजूद हैं और जो हम जानते हैं कि हैं, तो हमारे लिए लॉबिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती यही है कि हमारा डायस्पोरा जो है, चाहे वो अमेरिका में हो, यूके में हो, ये सब पोलराइज है, डिवाइडेड है, जिसकी वजह से सफारत खाने भी शायद किसी हद तक इनफेक्टिव हो गए हैं दो ममालिक में खास तौर। और अभी आपको ये इंप्रेशन लग रहा है कि हमारा अपना डायस्पोरा हमारे ही खिलाफ लॉबिंग कर रहा है? यही एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम हुकूमत और रियासतों के जो इंटरेस्ट हैं उससे फर्क नहीं रखते। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, और जो ये रियासती इशू है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, हमारा मिसाइल प्रोग्राम हो, हम सब जानते हैं कि भारत वेरी ट्रैजिक। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। थैंक यू। ये बड़ी ट्रेजेडी है कि जो डायस्पोरा है, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, तासुर ये है कि वो जाहिर है कि अब मुझे लगता है कि इस इशू पे भी कोई बात करने की बात आएगी तो वो हमारे ही खिलाफ लॉबिंग करेंगे। मतलब वो ये नहीं समझते कि मुल्क नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो ज़्यादा लॉयल्टी जो होनी चाहिए वो विद दिस लैंड होनी चाहिए, नॉट विद इंस्टेड ऑफ वन पर्सनालिटी सर्टेन पीपल। इन एनी केस
That's all for today. आज हमारा दूसरा वनडे है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. गुड लक टीम पाकिस्तान. इंशाल्लाह जीतेंगे. कल बात करेंगे. सी यू टुमारो. बाय.